नमस्ते। इंटरनेट के भविष्य के सारे कोडर्स आज हम लोग HTML को समझने वाले हैं। मतलब वो भाषा जिससे इंटरनेट की हर एक वेबसाइट की नींव रखी जाती है। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसे समझना उतना ही आसान है जितना अपनी फेवरेट डिश बनाना। तो इस एक लाइन को ना दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। अगर कोई वेबसाइट एक इंसान है तो HTML है उसका कंकाल, CSS है उसके कपड़े और जावास्क्रिप्ट वो है उसका दिमाग। आज हम वो कंकाल बनाना सीखेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये HTML आखिर है क्या भला? और ये किसी भी वेबसाइट का ढांचा मतलब स्केलेटन बनाता कैसे है? देखिए, HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर इसका काम बहुत सीधा है। ये बस ब्राउजर को बताता है कि देखो भाई, ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और यहाँ पर एक इमेज लगानी है। HTML के बिना वेबसाइट कुछ भी नहीं है, सच में बस एक खाली सफेद स्क्रीन। तो HTML नाम के दो हिस्से हैं। पहला है हाइपरटेक्स्ट। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा टेक्स्ट जो दूसरे टेक्स्ट से जुड़ सकता है, जैसे हम लिंक्स पर क्लिक करते ना। और दूसरा है मार्कअप, जिसका मतलब है टैग्स का इस्तेमाल करके ब्राउजर को ये समझाना कि हर चीज क्या है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम मिलेंगे उस जादूगर से जो हमारे लिखे हुए कोड को एक असली वेबसाइट में बदल देता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राउजर की। ब्राउजर को आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे ज्यादा आज्ञाकारी बच्चा। HTML में जो भी लिखा होता है वो उसे बिना सवाल किए बिल्कुल वैसा का वैसा कर देता है। कहा जाए कि ये हेडिंग बड़ी होनी चाहिए तो ब्राउजर कहेगा जी, हो गया। कहा जाए कि यहाँ एक इमेज दिखाओ, वो कहेगा ये लीजिए। और ये कुछ मशहूर ब्राउजर हैं जिन्हें हम सब हर दिन इस्तेमाल करते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ये सभी हमारे HTML कोड को पढ़कर उसे एक सुंदर से वेब पेज में तब्दील कर देते हैं। अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पे। ये HTML का वो ढांचा है जिसके बिना कोई भी वेबसाइट बन ही नहीं सकती, तो यहाँ पर पूरा ध्यान देना है। हर HTML पेज की शुरुआत होती है डॉक टाइप HTML से। इसको ना एक टिफिन बॉक्स का ढक्कन समझिए। ये ब्राउजर को बस इतना बताता है, बॉस, अंदर एक HTML5 पेज है, ठीक से खोलना। ढक्कन के बाद क्या आता है? पूरा टिफिन बॉक्स, राइट? वो है हमारा HTML टैग। पूरी की पूरी वेबसाइट, साला का सारा खाना इसी कंटेनर के अंदर रहता है। सब कुछ इसके अंदर ही होगा। फिर आता है हेड सेक्शन। ये वेबसाइट का वो दिमाग है जो पर्दे के पीछे काम करता है। मतलब ये हमें स्क्रीन पर तो नहीं दिखता, लेकिन ब्राउजर के लिए सारी जरूरी सेटिंग्स और पेज का टाइटल वो सब यहीं होता है। और आखिरी में है बॉडी टैग। ये है असली शो। ये वो हिस्सा है जो असल में स्क्रीन पर दिखाई देता है। टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, बटन, सब कुछ, एवरीथिंग इसी के अंदर आता है। तो अब जब हम ढांचा समझ गए हैं, चलिए मिलते हैं HTML के मजेदार परिवार से, मतलब कि उसके टैग्स से। HTML टैग्स एक परिवार के लोगों की तरह हैं। हर किसी का अपना एक खास काम होता है। जैसे H1 है घर के बड़े भाई की तरह, जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी हेडिंग बनाता है। P एक सीधा साधा पैराग्राफ है। और BR, अरे ये तो वो शरारती बच्चा है जो लाइन को बीच में ही तोड़कर अगली लाइन पर कूद जाता है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। ज्यादातर टैग्स एक जोड़ी में आते हैं, एक ओपनिंग टैग टैग और एक क्लोजिंग टैग स्लैश टैग। लेकिन हाँ, कुछ टैग्स जैसे BR वो अकेले ही सिंघम है, उन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी। अब समय आ गया है अपने हाथ आजमाने का और अपनी पहली वेबसाइट बनाने का। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जितना लगता है उससे कई ज्यादा आसान होने वाला है। बस इन 4 आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, एक टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड खोलिए। दूसरा, अपना HTML कोड लिखिए। तीसरा, फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव कीजिए, जैसे index.html, और फिर बस उस फाइल पर डबल क्लिक कर दीजिए। और ये रहा आपका पहला कोड। देखिए, इसमें वो सब कुछ है जो हमने अभी सीखा है। डॉक टाइप, HTML, हेड और बॉडी टैग्स। और बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ डाल दिया है। बस इतना ही करना है। और जैसे ही आप उस फाइल को ब्राउजर में खोलेंगे, बूम, आपको ये दिखाई देगा, एक बड़ी सी हेडिंग और उसके नीचे एक लाइन। बधाई हो, पहला वेब पेज बन चुका है।
और इसी पल हर नए कोडर के अंदर से एक ही आवाज आती है, भाई मैं तो डेवलपर बन गया। ये सच में एक कमाल की फीलिंग होती है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। HTML वेबसाइट का कंकाल है। टैग्स ब्राउजर के लिए कमांड्स होते हैं। इसका ढांचा है DOCT, फिर HTML, हेड और बॉडी। और फाइलों को हमेशा .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। अब से जब भी गूगल या यूट्यूब जैसी कोई वेबसाइट खुलेगी तो एक अलग ही नज़र से उसे देखा जाएगा और दिमाग में आएगा, मुझे पता है कि ये कैसे बना है। तो HTML की दुनिया का दरवाज़ा तो खुल गया है। अब सवाल ये है कि इस नई शक्ति से सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? नमस्कार, HTML की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत। चलो बिना देर किए सीधा इसके चैप्टर 2 में कूदते हैं। हाँ, तो अगर चैप्टर 1 HTML के जन्म की कहानी थी, तो भाई चैप्टर 2 है उसकी शादीशुदा जिंदगी की दास्तां। अब हम सिर्फ अकेले अकेले टैग्स की बात नहीं करने वाले ना, अब हम देखेंगे कि ये सब एक परिवार की तरह एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। तो आज हम किससे मिलने वाले हैं? सबसे पहले कहानी के एक्टर्स यानी हमारे HTML टैग्स। फिर हम मिलेंगे पूरे के पूरे परिवार से जिन्हें कहते हैं HTML एलिमेंट्स। और आखिर में, अरे वाह, हम उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, ये सब होगा ढेर सारे कोड और थोड़ी कॉमेडी के मजेदार तड़के के साथ। ऑलराइट, तो कहानी शुरू की जाए हमारे एक्टर्स से। देखिए, किसी भी वेब पेज की दुनिया का जो सबसे बेसिक किरदार है ना, वो होता है एक HTML टैग। तो सवाल यह है कि भाई ये टैग आखिर है क्या भला? सिंपल है, इसे एक खास शब्द समझिए जो इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बंद होता है। ये ना ब्राउजर के लिए कमांड जैसा है, एक ऑर्डर जो उसे बताता है कि सुनो, स्क्रीन पर क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। सोचिए कि HTML एक फिल्म है और टैग्स उसके एक्टर्स हैं। जो ओपनिंग टैग है वो है एक्टर की ग्रैंड एंट्री और जो क्लोजिंग टैग है वो है उनका एग्जिट। सिंपल। चलो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए, ये है पैराग्राफ टैग की एक छोटी सी फिल्म। ये जो P है ये हुई एक्टर की एंट्री, फिर आया हेलो, ये है एक्टर का डायलॉग, और फिर ये देखो क्लोजिंग पैराग्राफ जिसमें ये स्लैश लगा है, ये हुआ एक्टर का एग्जिट और सीन खत्म। तो यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है कि अगर टैग सिर्फ एक्टर्स हैं तो फिर बाकी के सीन का क्या? मतलब एक्टर, उसका डायलॉग और उसका एग्जिट, ये सब कुछ जब मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और दोस्तों, यहीं पर होती है एंट्री पूरे के पूरे परिवार की। अब हम सिर्फ टैग से एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे HTML एलिमेंट्स को। तो एक एलिमेंट क्या है? ये एक कंप्लीट यूनिट है। मतलब इसमें ओपनिंग टैग भी है, उसके अंदर का कंटेंट भी है और क्लोजिंग टैग भी है। सब कुछ। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये पूरी की पूरी कहानी है। और इसको याद रखने का एक बहुत ही प्यारा मजेदार तरीका है। सोचिए, अगर ओपनिंग टैग है पापा और क्लोजिंग टैग है मम्मी, तो जो बीच में कंटेंट है ना, वो है उनका क्यूट सा बेबी, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक हैप्पी फैमिली, मतलब एक एलिमेंट। और ये जो तस्वीर है ना, ये इसे एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। ये है हमारे एलिमेंट परिवार का फैमिली पोर्ट्रेट। ये रहा ओपनिंग टैग, ये बीच का कंटेंट और ये क्लोजिंग टैग। ये जो पूरी चीज है शुरू से लेकर आखिर तक, इसी को हम कहते हैं एक एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम फैमिली का स्ट्रक्चर तो समझ गए, लेकिन एक बात बताइए, क्या एक परिवार में सब लोग एक जैसे होते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हर किसी की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो चलिए अब मिलते हैं एलिमेंट्स की दो मेन पर्सनालिटीज से। एक है ब्लॉक लेवल और दूसरी है इनलाइन। और हाँ, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वेब पेज आखिर दिखेगा कैसा, उसका पूरा लेआउट कैसे बनेगा। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है ना, उनको कह सकते हैं काउच पोटैटो। मतलब ये सोफे पर फैलकर बैठ जाते हैं और पूरी की पूरी लाइन घेर लेते हैं, चाहे इनका कंटेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। और दूसरी तरफ हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ये हैं पोलाइट किड्स, यानी कि शरीफ बच्चे। ये लाइन में सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितनी इनको जरूरत होती है। ये रही हमारी काउच पोटैटो गैंग। हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स और डिव्स, ये सब के सब हमेशा अपनी अलग पूरी लाइन लेते हैं। ये ऐसे हैं जैसे कहते हो, ये पूरी लाइन मेरी है, बाकी सब साइड हो जाओ। और अब देखिए पोलाइट किड्स का ग्रुप, लिंक्स हो गए, इमेजेस, स्पैन्स और बोल्ड टेक्स्ट,
इस तरह के एलिमेंट्स बड़े आराम से खुशी खुशी एक ही लाइन में दूसरों के साथ अपनी जगह शेयर कर लेते हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। नंबर 1, टैग्स होते हैं एक्टर्स, वो एक्शन को शुरू और खत्म करते हैं। नंबर 2, एलिमेंट्स होते हैं पूरा का पूरा सीन, यानी ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग सब मिला के। और नंबर 3, एलिमेंट्स की अपनी पर्सनालिटी होती है, या तो वो काउच पोटैटो होते हैं या फिर पोलाइट किड। तो अब हम HTML के पूरे परिवार से तो मिल लिए, लेकिन एक आखिरी सवाल, इस परिवार को किसी पार्टी के लिए तैयार कैसे करें? मतलब इन्हें अच्छे कपड़े कैसे पहनाएं, इन्हें स्टाइल कैसे दें? ये कहानी है हमारे अगले चैप्टर की। नमस्कार, आज हम सीखने वाले हैं कि एक बिल्कुल सादे से HTML पेज को एक जबरदस्त प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। देखिए, हर वेबसाइट की शुरुआत ना कुछ ऐसी ही होती है, एक सादा सा HTML पेज। समझिए एक खाली डब्बा या एक खाली कैनवस जिस पर अभी रंग भरना बाकी है। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस सादे से डब्बे को एक शानदार, आकर्षक वेबसाइट में बदलना, कुछ ऐसा जो लोगों का ध्यान खींच ले। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, हम एक वेबसाइट को एक डब्बे से दुकान बनाते हैं और फिर उस दुकान को एक ब्रांड। आज का हमारा गोल बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट की। समझिए ये हमारे HTML का मेकअप किट है। कुछ बहुत ही आसान टैग्स का इस्तेमाल करके हम अपने शब्दों को एक बिल्कुल नया, दमदार लुक दे सकते हैं। इस किट में हमारा सबसे पहला टूल है बोल्ड टैग, जिसे हम लिखते हैं BOLD। इसका काम एकदम सीधा है, किसी भी टेक्स्ट को मोटा करके उस पर जोर देना, उसे हाईलाइट करना। यहां देखिए, बाईं तरफ है सादा टेक्स्ट और दाईं तरफ वही टेक्स्ट B टैग के साथ। देख रहे हैं, एक छोटा सा टैग कितना बड़ा फर्क ला सकता है। एकदम से वो जानकारी ज्यादा जरूरी लगने लगती है। चलिए, टेक्स्ट तो सज गया, लेकिन एक अच्छी वेबसाइट में सिर्फ शब्द थोड़ी होते हैं, तस्वीरें भी तो होती हैं। तो अब वक्त है अपनी वेबसाइट में एक फोटो गैलरी बनाने का। फोटो लगाना ना बस 3 आसान स्टेप्स का खेल है। पहला, इमेज टैग लिखिए। दूसरा, सार्स में फोटो का पता बताइए, मतलब वो फोटो इंटरनेट पर है कहां। और तीसरा, ऑल्ट में एक छोटा सा बैकअप टेक्स्ट डाल दीजिए। ये इसलिए कि अगर कभी इमेज लोड ना हो तो भी लोगों को पता चल जाए कि वहां क्या था। हमारी वेबसाइट अब दिखने में काफी बेहतर है, पर यह अभी भी बस एक ही पेज है। एक असली वेबसाइट तो कई पेजों का जाल होती है जो आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए अब इन पेजों को आपस में जोड़ना सीखते हैं। तो सवाल यह है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाते कैसे हैं? इंटरनेट पर ये जो हम एक क्लिक में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, ये होता कैसे है? इसका जवाब है एंकर टैग, यानी A। ये टैग एक दरवाजा बनाने जैसा है और href एट्रीब्यूट उस दरवाजे को बताता है कि उसे खुलकर कहां ले जाना है। तो याद रखिए, A है दरवाजा और href है उसका पता। और अब बात करते हैं हमारी आखिरी HTML सुपर पावर की, लिस्ट्स के साथ जानकारी को ऑर्गेनाइज करना। लिस्ट्स आपकी कंटेंट को साफ सुथरा और पढ़ने में आसान बना देती हैं। यहां 2 मेन टाइप हैं। एक है UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये बुलेट पॉइंट्स बनाती है जब चीज़ों का क्रम ज़रूरी ना हो। और दूसरी है OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, ये नंबर वाली लिस्ट बनाती है जो किसी प्रोसेस के स्टेप्स या रैंकिंग दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और बस हो गया, बधाई हो, अभी अभी कुछ बहुत ही काम की HTML स्किल्स सीखी हैं। इन्हें अपनी नई वेब डिज़ाइनिंग की सुपर पावर समझिए। सोचिए जरा, इस छोटी सी पड़ताल में 5 नई HTML क्षमताएं सीखी हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना, तस्वीरें लगाना, लिंक बनाना और 2 तरह की स्मार्ट लिस्ट तैयार करना। तो अब असली सवाल ये है, इन नई HTML शक्तियों के साथ पहली ब्रांड वेबसाइट कौन सी बनने वाली है? नमस्ते कोडर्स। तो चलिए आज बात करते हैं कि अपने वेब पेज को एकदम सादे से स्टाइलिश और पढ़ने में आसान कैसे बनाया जाए। क्या वेब पेज थोड़ा सा सादा सादा दिख रहा है? हाँ, हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, पर अब वक्त आ गया है उसे एक जोरदार मेकओवर देने का। और इस मेकओवर के लिए हमारे पास क्या है? इसे सोचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि फॉर्मेटिंग टैग्स असल में HTML का मेकअप किट है। इन्हीं टूल से हम अपने सादे टेक्स्ट को एक नया जबरदस्त लुक देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए खोलते हैं इस मेकअप किट को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है जिससे हम अपने वेब पेज को एकदम स्टाइलिश बना सकते हैं।
तैयार। इसे ऐसे सोचिए, जैसे इंस्टाग्राम फिल्टर्स होते हैं ना, एक सिंपल सी फोटो पर फिल्टर लगाओ और वो एकदम वाव हो जाती है। बस HTML फॉर्मेटिंग टैग्स भी बिल्कुल वही काम करते हैं, लेकिन टेक्स्ट के लिए। ये कंटेंट के लिए डिजिटल फिल्टर्स जैसा ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस मेकअप किट की सबसे जरूरी मतलब एसेंशियल टूल्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक स्टाइल तिकड़ी से, यानी कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ओके, तो सबसे पहले है बी टैग। इसका काम सिंपल है, टेक्स्ट को बोल्ड यानी थोड़ा मोटा कर देना। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, इसका एक मॉडर्न साथी भी है, स्ट्रॉन्ग टैग। अब फर्क क्या है? बी टैग सिर्फ टेक्स्ट को दिखने में मोटा बनाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग टैग ब्राउजर और स्क्रीन रीडर्स को बताता है कि भाई ये टेक्स्ट सच में जरूरी है। और ये देखिए, असर एकदम सामने है। बिफोर वाला टेक्स्ट कितना नॉर्मल सा लग रहा है, और जैसे ही बी टैग लगाया, बूम, आफ्टर वाला टेक्स्ट कितना पावरफुल और आकर्षक हो गया है ना। अगला है हमारे पास आई टैग। ये टेक्स्ट को इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा कर देता है। इसका इस्तेमाल अक्सर थोड़ा अलग टोन या कोई खास बात कहने के लिए होता है। और हाँ, इसका भी एक सिमेंटिक भाई है, EM टैग, जिसका मतलब ही है एम्फिसिस यानी जोर देना। तो लॉजिक वही है, आई सिर्फ स्टाइल के लिए है, जबकि EM टेक्स्ट के मतलब पर जोर देता है। और यहां भी असर साफ देखा जा सकता है। सादे टेक्स्ट और इटैलिक टेक्स्ट में कितना फर्क है। इटैलिक से ना पूरे वाक्य को एक अलग ही एहसास मिल जाता है। सही कहा ना? और इस तिकड़ी का तीसरा मेंबर है टैग। इसका काम है टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींचना। सिंपल, लेकिन हाँ, इसको इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर अंडरलाइन किए हुए टेक्स्ट को एक क्लिक करने वाला लिंक समझ लेते हैं। ये बिफोर और आफ्टर का उदाहरण साफ दिखा रहा है कि यू टैग असल में करता क्या है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करके उसे बाकी कंटेंट से अलग दिखाता है। तो ये थे हमारे बेसिक 3 टूल्स, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये टेक्स्ट स्टाइलिंग की ABC है। और हाँ, एक प्रो टिप याद रखिएगा, जहां भी मतलब पर जोर देना हो, स्ट्रॉन्ग और EM का इस्तेमाल करना सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। चलिए, बेसिक्स तो हो गए, अब थोड़ा अगले लेवल पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जैसे टूल से हम टेक्स्ट में और बारीकियां कैसे डाल सकते हैं। तो मिलिए टैग से। इसका काम है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट बनाना, मतलब टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और छोटा हो जाता है। ये मैथ्स या साइंस के फॉर्मूलों के लिए एकदम परफेक्ट है। सोचिए, E=mc² में जो 2 है वो इसी से बनता है। और यहां देखिए, फर्क जमीन आसमान का है। बिफोर वाला E=mc² कितना अधूरा सा लग रहा है, और आफ्टर वाला E=mc², एकदम सही, एकदम प्रोफेशनल। बिल्कुल की तरह ही हमारे पास है सबस्क्रिप्ट टैग। ये बनाता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट थोड़ा नीचे और छोटा हो जाता है। ये केमिकल फॉर्मूलों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे पानी का फॉर्मूला H2O, उसमें जो 2 नीचे होता है वो इसी टैग का कमाल है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बिना सबस्क्रिप्ट के H2O और सबस्क्रिप्ट के साथ H2O, दोनों में कितना फर्क है। ये साबित करता है कि सही जानकारी देने के लिए सही फॉर्मेटिंग कितनी जरूरी है। ठीक है, टेक्स्ट को स्टाइल करना तो आ गया, लेकिन कंटेंट को आसानी से पढ़ने लायक बनाना भी तो जरूरी है ना। तो अब हम बात करेंगे कंटेंट को स्ट्रक्चर करने की, ब्रेक्स और लाइंस का इस्तेमाल करके। यहां आता है एक बहुत ही काम का टूल, BR टैग। ये क्या करता है? ये एक सिंगल लाइन ब्रेक डालता है, मतलब टेक्स्ट अगली लाइन से शुरू होगा लेकिन नया पैराग्राफ नहीं बनेगा। सोच कर देखिए, कविता या पता लिखने के लिए ये कितना काम का है। और ये रहा लाइव उदाहरण। के बिना सारा टेक्स्ट एक ही ब्लॉक में चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने टैग डाला, देखिए कितनी सफाई से अलग अलग लाइनों में आ गया। लेआउट पर पूरा कंट्रोल। और स्ट्रक्चरिंग के लिए आखिरी टूल है HR टैग। इसका पूरा नाम है हॉरिजॉन्टल रूल, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये पेज पर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता है। इससे कंटेंट के सेक्शंस को साफ साफ अलग करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने अपने मेकअप किट के सारे टूल्स देख लिए हैं, उनका काम समझ लिया है। तो अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का, फाइनल मेकओवर। चलिए देखते हैं कि जब इन सब टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्या जादू होता है। वाह, जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ है हमारा सादा, बिना स्टाइल वाला टेक्स्ट, और दूसरी तरफ बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट,
लाइन ब्रेक्स, सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद वही टेक्स्ट कितना व्यवस्थित और आकर्षक लग रहा है। तो ये है अच्छी फॉर्मेटिंग की असली ताकत। तो लीजिए, HTML मेकअप किट अब खुला है। सारे टूल्स सामने हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा। अब जाकर अपने वेब पेजेस को एक नया, एक शानदार लुक देने का समय है। नमस्ते दोस्तों, चलो आज HTML का एक सुपर फन टॉपिक उठाते हैं, लिस्ट्स। हाँ, वही वेब का अपना नंबरिंग और बुलेट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है शॉपिंग लिस्ट, किसी रेसिपी के स्टेप्स या फिर अपनी टॉप 10 मूवीज की लिस्ट? इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? सोचो, एक ऑर्डर है ना? चीजों को एक साफ सुथरे तरीके से अरेंज करना। एग्जैक्टली जैसे हम अपनी असल जिंदगी में बुलेट जर्नल्स यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वेब पेजेस पर ऑर्डर लाने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल होता है। सिंपल सा फंडा है, वेब पेज को साफ सुथरा और पढ़ने में आसान बनाना। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वेब पेज बुलेट जर्नल को बनाने के लिए हमारे पास टूल्स क्या-क्या हैं। तो HTML में ना बेसिकली 3 मेन तरह की लिस्ट्स होती हैं। हम इन्हें प्यार से कहते हैं द 3 लिस्ट मस्केटियर्स। एक है नंबर्स वाला, दूसरा है बुलेट्स वाला और तीसरा वो थोड़ा डिक्शनरी स्टाइल का है। चलो एक एक करके मिलते हैं इनसे। तो सबसे पहले हमारे पहले मस्केटियर से मिलते हैं, द ऑर्डर्ड लिस्ट। इसका काम तब आता है जब सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। स्कूल का टाइम याद है, टीचर आती थी और कहती थी, बेटा 1 2 3 सारे सवाल लाइन से लिखो। बस यही तो है ऑर्डर्ड लिस्ट, जहां हर चीज का एक पक्का नंबर होता है। और इसका कोड बहुत सिंपल है। देखो, लिस्ट शुरू होती है OL से, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और हर आइटम जैसे वेकअप या ब्रश टीथ, उसको हम LI टैग में डालते हैं। LI मतलब लिस्ट आइटम। और आउटपुट देखो, एकदम साफ और ऑर्गेनाइज्ड। और एक मजेदार चीज बताऊं, आप इसकी नंबरिंग स्टाइल भी बदल सकते हो। सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट ऐड करना है। कैपिटल लेटर्स चाहिए या स्मॉल लेटर्स या फिर थोड़ा रॉयल लुक रोमन न्यूमरल्स में, सब पॉसिबल है। ओके, तो अब टाइम है हमारे दूसरे मस्केटियर से मिलने का। ये थोड़ा आजाद ख्याल है। इसका नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये तब काम आती है जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे ग्रोसरी लिस्ट, पहले दूध लो या ब्रेड, क्या फर्क पड़ता है? सिंटैक्स इसका भी एकदम आसान है। OL की जगह बस UL लिखना है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाकी LI टैग तो सेम ही रहेगा और रिजल्ट मस्त स्टाइलिश बुलेट पॉइंट्स। और हाँ, यहां भी स्टाइल बदल सकते हैं। जो डिफॉल्ट गोल वाला बुलेट है ना, उसको डिस्क कहते हैं। फिर आता है सर्कल, जिसको हम डाइट बुलेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली है। और मेरा पर्सनल फेवरेट स्क्वायर, एकदम माइनक्राफ्ट वाली फील देता है ना। ओके, अब एक सुपर पावर की बात करते हैं। क्या हो अगर हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल दें? हाँ बिल्कुल, इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट्स, और ये कंटेंट को सुपर ऑर्गेनाइज बनाने का जबरदस्त तरीका है। इसको ना मम्मी की ऑल इन वन लिस्ट समझ लो। देखो, एक मेन ऑर्डर्ड लिस्ट है, 1 स्कूल का काम, 2 घर का काम, और फिर हर काम के अंदर उसके छोटे छोटे टास्क के लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दी। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बन गया देखो। और अब पेश है हमारा तीसरा और आखिरी मस्केटियर, द डेफिनेशन लिस्ट। इसका काम है ज्ञान बांटना, बिल्कुल एक डिक्शनरी की तरह। तो ये काम कैसे करती है? सिंपल, एक टर्म होता है जैसे कोडर, और फिर उसकी डेफिनेशन, जैसे एक ऐसा प्राणी जो कॉफी पीता है और बग्स ठीक करता है। एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टर्म है HTML, डेफिनेशन एक भाषा जो ब्राउज़र को बताती है कि कंटेंट कैसे दिखाना है। इसे बनाने के लिए 3 टैग्स यूज होते हैं। पूरी लिस्ट के लिए DL, टर्म के लिए DT यानी डेफिनेशन टर्म, और डेफिनेशन के लिए DD यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो अब जब हम तीनों मस्केटियर्स से मिल चुके हैं, तो देखें जरा कि जब ये सब एक साथ आते हैं तो क्या कमाल करते हैं। चलो एक परफेक्ट डेली रूटीन बनाते हैं। ये देखो, एकदम परफेक्ट डेली रूटीन। हमने एक मेन ऑर्डर्ड लिस्ट OL यूज की है, मॉर्निंग, स्टडी और नाइट रूटीन के लिए, और फिर हर सेक्शन के अंदर उसके टास्क बताने के लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट UL डाल दी। देखा, लिस्ट को ऐसे मिक्स करके कितनी आसानी से जानकारी को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। वाह, तो काफी कुछ सीख लिया हमने। अब इन सब को याद रखने का बेस्ट तरीका, एक सुपर फन कॉमेडी चीट शीट।
तो बस ये याद रखना, ऑर्डर्ड लिस्ट यानी OL है टीचर की होमवर्क लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL है डॉट वाले स्टाइलिश पॉइंट्स, LI के बिना लिस्ट एकदम सैड है बेचारी, और डेफिनेशन लिस्ट यानी DL है हमारा अपना ज्ञान डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और बस हो गया, HTML लिस्ट्स अब हमारी मुट्ठी में हैं। अगर ये क्लास होती ना तो पक्का सब यही कहते, सर अगला चैप्टर भी प्लीज इसी तरीके से। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हैं? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के उस जादुई बटन की जो हमें एक पल में कहीं से भी कहीं पहुंचा देता है। जी हाँ, ये हैं हाइपरलिंक्स। तो जब भी हम इंटरनेट पर कुछ खोज रहे होते हैं, एक चीज है जो बार बार सामने आती है, पर शायद हम उस पर इतना गौर नहीं करते। हाँ, ये बिल्कुल यही, वो नीला सा टेक्स्ट जिसके नीचे एक लाइन खिंची होती है। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये एक इशारा है कि यहाँ कुछ खास है, यहाँ क्लिक किया जा सकता है। और जैसे ही इस पर क्लिक होता है, फर्रर, एकदम से एक नया पेज खुल जाता है ना? बिल्कुल जादू जैसा। ऐसा लगता है मानो इंटरनेट पर टेलीपोर्ट हो गए हों। तो सवाल ये है कि आखिर इंटरनेट के ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स काम कैसे करते हैं? इस जादू के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इससे पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो टेक्निकली इसे कहते हैं हाइपरलिंक। और इसका सारा जादू पता है कहाँ है? सिर्फ एक छोटे से कोड के टुकड़े में, जिसे HTML टैग कहते हैं। मतलब कोई असली जादू टोना नहीं, बस स्मार्ट कोडिंग का कमाल है। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है एंकर टैग, यानी कि लिंक टैग। यही वो सीक्रेट है जो इंटरनेट पर इस टेलीपोर्टेशन को मुमकिन बनाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले A से शुरू करो, फिर href में वो एड्रेस डालो जहां लिंक को जाना है, उसके बाद वो टेक्स्ट लिखो जो दिखाई देगा, और बस A पास से इसे बंद कर दो। हो गया। ये देखिए, असली कोड कुछ ऐसा दिखता है। कितना सिंपल है ना? ahref इक्वल्स कोटेशंस http://google.com और बीच में लिखा है गूगल ओपन करो। इस पर क्लिक करते ही बूम, सीधा गूगल खुल जाएगा। ओके, तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाना तो आ गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस एंकर टैग के पास ना और भी कई सुपर पावर्स हैं। चलिए देखते हैं कि ये और क्या-क्या कर सकता है। तो देखिए, एक नॉर्मल लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो उसी टैब में खुल जाता है जहां हम पहले से हैं। लेकिन अगर हम टारगेट इक्वल टू ब्लैंक का इस्तेमाल करें तो लिंक एक बिल्कुल नए टैब में खुलेगा। इससे हमारा पुराना पेज भी सेफ रहता है। इसको ऐसे समझिए जैसे माँ एक कमरे में बुला रही हो, पर आप सुनकर दूसरे कमरे में भाग गए। मतलब पुराना कमरा भी अपनी जगह है और नया भी खुल गया। और सुपर पावर्स तो अभी बाकी हैं। मेल टू से सीधा ईमेल ऐप खुल जाएगा, टेल से फोन कॉल लग जाएगी, किसी PDF फाइल का डाउनलोड लिंक भी बना सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी को डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भेजने का लिंक भी बन सकता है। सोचिए कितना कुछ मुमकिन है। अच्छा, अब एक और कमाल की चीज सोचिए। क्या हो अगर हमें दूसरे पेज पर नहीं बल्कि उसी पेज के किसी नीचे के हिस्से पर जंप करना हो, बिल्कुल वैसे जैसे विकिपीडिया पर होता है ना, वो जंप टू सेक्शन वाली लिंक्स। हाँ, गेमर्स इसे बेहतर समझेंगे। ये बिल्कुल फास्ट ट्रैवल पॉइंट अनलॉक करने जैसा है। एक क्लिक और लंबे पेज के बोरिंग हिस्सों को स्किप करके सीधे काम के सेक्शन पर पहुंच गए। और इसे बनाना तो और भी आसान है, बस 2 स्टेप्स। पहला, जिस सेक्शन पर जाना है उसको एक यूनिक आईडी दे दो। दूसरा, उस आईडी के नाम के आगे एक हैशटैग लगाकर लिंक बना दो। बस पेज के अंदर का टेलीपोर्टर तैयार। तो अब तक हमने इसकी सारी सुपर पावर्स अलग अलग देखी, लेकिन ये सब एक असली वेबसाइट पर एक साथ कैसे काम करते हैं? चलिए एक रियल एग्जाम्पल से इन सबको एक्शन में देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि हम एक स्टूडेंट डेस्क नाम की वेबसाइट बना रहे हैं। इस पर एक स्टूडेंट के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें, सारे ज़रूरी लिंक्स होंगे। तो ये देखिए, होमवर्क पेज के लिए एक नॉर्मल सा लिंक है। टाइम टेबल के लिए जो लिंक है वो एक नए टैब में खुलता है, स्मार्ट। नोट्स डाउनलोड करने के लिए एक फाइल लिंक है। टीचर को ईमेल करने के लिए मेल टू, और इमरजेंसी में हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए टेल लिंक भी है। और हाँ, अगर स्क्रॉल करके बहुत नीचे आ गए तो सीधा ऊपर जाने के लिए एक गो टू टॉप बुकमार्क लिंक भी है। सब कुछ एक जगह। वाह,
काफी कुछ सीख लिया हमने। चलिए अब इन सारी चीजों को एक सिंपल सी चीट शीट में पैक कर लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। जो नॉर्मल लिंक है वो है हमारी विनम्र ब्लू टपरी। नया टैब खोलने वाला वो है दूसरे कमरे में भाग जाओ वाली ट्रिक। ईमेल के लिए ईमेल खोल दे भाई, और फोन के लिए कॉल लगाओ। और पेज के अंदर वाला लिंक वो तो है अपना पर्सनल टेलीपोर्टर। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये हाइपरलिंक्स सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये इंटरनेट की रूह हैं। इनके बिना वेब पेजेस बस अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते, अकेले, उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। सच कहूं तो इनके बिना इंटरनेट जैसा हम आज जानते हैं वो शायद होता ही नहीं। तो चलिए इस सोच के साथ इसको खत्म करते हैं। अगर अगर ऐसी पावर मिले कि रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज का लिंक बना सकते जो हमें वहां टेलीपोर्ट कर दे, तो सबसे पहला टेलीपोर्टेशन पोर्टल कहाँ के लिए बनेगा? सोचिएगा जरूर। स्वागत है। आज हम HTML इमेज टैग को पूरी तरह से समझेंगे। देखते हैं कि कैसे एक सादे से वेब पेज को एक शानदार विजुअल कहानी में बदला जा सकता है। शुरुआत एक बहुत ही सीधी सी बात से करते हैं। सोचिए, बिना तस्वीरों वाली वेबसाइट कैसी लगती है? बिल्कुल बेस्वाद खाने जैसी। तस्वीरें ही वो नमक हैं, वो मसाला हैं जो किसी भी वेबसाइट को मजेदार, सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। अरे सिर्फ एक तस्वीर, बस एक तस्वीर किसी भी बोरिंग से पेज में जान डाल सकती है, उसे दिलचस्प बना सकती है। और इस कमाल को करने की जादुई छड़ी वो है IMG टैग। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये काम कैसे करता है? देखिए, इमेज टैग का सबसे पहला, सबसे जरूरी काम वो है ब्राउज़र को एक पता देना, उसे बताना कि भाई तस्वीर लानी कहाँ से है। और ये पता दिया जाता है SRC एट्रीब्यूट से। SRC मतलब सोर्स। इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ये तो पक्का है। ये वो सीधा साधा कमांड है जो ब्राउज़र को बताता है कि देखो वो वाली तस्वीर उठाओ और स्क्रीन पर दिखा दो। और शुरुआत करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है, सिर्फ एक IMG टैग और उसके साथ SRC एट्रीब्यूट जो सीधा इमेज फाइल का पता बता रहा हो, बस इतना ही। इसको समझने का एक मज़ेदार तरीका है। सोचिए कि SRC जो है वो ब्राउज़र का GPS है। हम ब्राउज़र को कह रहे हैं, ओके बॉस, फोटो इस पते पर रखिए, जाओ और फौरन ले आओ, बिल्कुल एक डिलीवरी वाले की तरह। चलिए अब इस बेसिक टैग को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। इसमें कुछ और जरूरी चीजें जोड़ते हैं, मतलब वो एट्रीब्यूट्स जो हर एक बढ़िया इमेज टैग का हिस्सा होने ही चाहिए। ये हैं एक बैकअप प्लान और एक परफेक्ट फिट। तो पहला है ऑल्ट, यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, इमेज लोड नहीं हो पाती, शायद इंटरनेट स्लो हो या लिंक ही गलत हो। ऐसी हालत में इमेज की जगह ये टेक्स्ट दिखाई देता है। ये है इसका बैकअप प्लान। तो ये ऑल टेक्स्ट बताता है कि इमेज में था क्या, जैसे एक शाही बाग। ये सिर्फ बैकअप के लिए नहीं है, बल्कि एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करने वाले भी कंटेंट को समझ सकें। इसका भी एक मजेदार एंगल है। सोचिए कि इमेज छुट्टी पर चली गई है, तो ब्राउज़र कहता है, अरे यहां तो टाइगर को होना था, लगता है जंगल घूमने निकल गया। तो जब हमारा असली हीरो यानी तस्वीर पर्दे पर नहीं आ पाती, तो ये ऑल टेक्स्ट उसकी जगह ले लेता है। अब बात करते हैं साइज की। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट से हम ये तय कर सकते हैं कि तस्वीर की चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी, मतलब वो पेज पर कितनी जगह घेरेगी। इससे पूरा लेआउट कंट्रोल में रहता है। यहां एक प्रो टिप है, एक छोटा सा सीक्रेट। अगर तस्वीर को अजीब तरह से खिंचा हुआ या पिचका हुआ नहीं दिखाना चाहते, तो सिर्फ विड्थ सेट करें। ब्राउज़र इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप सही हाइट का हिसाब लगा लेगा, जिससे इमेज का प्रोपोर्शन खराब ना हो। चलिए अब असली मजा आने वाला है। अब तक तो हम सिर्फ तस्वीर दिखा रहे थे, अब हम तस्वीरों को सिर्फ दिखने वाली चीज से कहीं ज्यादा बनाएंगे, उन्हें इंटरैक्टिव और स्मार्ट बनाएंगे। सबसे पहली ट्रिक, एक तस्वीर को लिंक कैसे बनाएं। इसे एक तरह का भेस बदला हुआ बटन समझिए। बस इमेज टैग को एक ए टैग यानी एंकर टैग के अंदर रख दीजिए और बूम, पूरी की पूरी तस्वीर एक क्लिक करने वाला लिंक बन जाती है। जैसे इस कोड में button.png वाली इमेज पर क्लिक करते ही विजिटर सीधा गूगल के होम पेज पर पहुंच जाएगा। कितना सिंपल है। अब जरा ब्राउज़र के नज़रिए से सोचते हैं। जो हमारा डिलीवरी बॉय है, उसे एकदम सही पता बताना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइल उसी फोल्डर में है तो बस नाम लिख दिया, अगर इमेजेस फोल्डर के अंदर है तो images/cat.jpg,
और अगर एक फोल्डर बाहर है तो ./cat.jpg, पता एकदम सटीक होना चाहिए। अब एक और जादुई चीज देखते हैं, रेस्पॉन्सिव इमेज। ये वो तकनीक है जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। इससे तस्वीरें किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो बड़ा सा मॉनिटर हो या छोटा सा फ़ोन, एकदम परफेक्ट दिखती हैं, अपने आप फिट हो जाती हैं। और इसे करने का एक आसान तरीका है स्टाइल में विड्थ को 100% पे सेट कर देना। इसका मतलब है कि इमेज हमेशा अपने कंटेनर, मतलब जिस भी डिब्बे में वो रखी है, उसकी पूरी चौड़ाई ले लेगी। इससे वो लचीली और पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव बन जाती है। अरे मजा अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे टाइटल। इससे जब कोई इमेज पर माउस ले जाता है तो एक छोटा सा टेक्स्ट पॉपअप होता है। बॉर्डर और अलाइन पुराने तरीके हैं, लेकिन जानना अच्छा है। और हाँ, जिफ्स को कैसे भूल सकते हैं, एक नाचती हुई बिल्ली की जिफ लगाकर पेज में जान डाल सकते हैं। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक छोटे और मजेदार रिकैप के साथ सब कुछ पक्का कर लेते हैं। तो याद रखने के लिए SRC है ब्राउज़र का GPS, ऑल्ट है इमेज का वेकेशन प्लान, विड्थ तय करता है कि तस्वीर कितनी चौड़ी दिखेगी, टाइटल एक सरप्राइज मैसेज, और बॉर्डर वो है फोटो का चश्मा। ये हर एट्रीब्यूट के काम को एकदम साफ कर देता है। तो बस अब HTML का ये फोटो स्टूडियो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। इन सभी टूल्स के साथ किसी भी सिर्फ टेक्स्ट वाले पेज को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस में बदलना अब बिल्कुल मुमकिन है। तो अब सवाल यह है कि जब सारे औजार तैयार हैं तो वो कौन सा पहला खाली कैनवस होगा जिसमें जान डाली जाएगी। एक सुंदर और आकर्षक वेब पेज बनाने की पावर अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। चलिए आज HTML टेबल्स की सुपर पावर को अनलॉक करते हैं। सच में ये वेब पेज पर डेटा ऑर्गेनाइज करने का सबसे कूल तरीका है। ऐसे समझिए जैसे वेब पेज की अपनी ही एक एक्सेल शीट हो। तो तैयार, शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल का टाइम टेबल तो देखा ही होगा, है ना? या फिर मार्क्स वाला रिपोर्ट कार्ड? और किसी दुकान पर लगी हुई प्राइस लिस्ट? तो इन सब में कॉमन क्या है? ये सब के सब टेबल्स हैं। बिल्कुल। HTML में टेबल का मतलब है वेब पेज की अपनी स्प्रेडशीट, मतलब रोज और कॉलम्स में बिल्कुल साफ सुथरा डेटा। और आज हम इन्हीं टेबल्स के A to Z को समझेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक टेबल का ब्लूप्रिंट समझते हैं। चलिए इसके टेबल फैमिली से मिलते हैं। इसे फैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके कुछ खास टैग्स हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं। इस फैमिली का हेड है टेबल टैग। ये पूरे टेबल का कंटेनर है, मतलब सबका बाप, क्योंकि बाकी सब कुछ इसी के अंदर फिट होता है। फिर आता है TR। इसका मतलब है टेबल रो। जैसा नाम है वैसा काम। ये डेटा के लिए एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक ऐसी लेटी हुई लाइन, एक रो बना देता है। और उस रो के अंदर आते हैं TD, यानी टेबल डेटा। ये है असली हीरो। ये वो छोटा सा सेल या बॉक्स है जहां हमारा सारा कंटेंट रहता है। तो जब हम बस इन 3 टैग्स को यूज करते हैं तो ब्राउज़र बोलता है, ओके बॉस, टेबल तो बना दिया, अब इसमें डेटा भरते जाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बिना बॉर्डर के ये टेबल एकदम इनविजिबल, एक भूत जैसा दिखता है, कुछ नजर ही नहीं आता। तो चलिए इस भूत जैसे टेबल को एक प्रॉपर ग्रेड A टेबल बनाते हैं। अब टाइम है इसमें थोड़ा स्टाइल और मीनिंग ऐड करने का। इसको ठीक करने के 2 सिंपल से स्टेप हैं। स्टेप 1, टेबल को दिखाने के लिए बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लगा दो, सिंपल। स्टेप 2, हेडिंग्स के लिए TD की जगह TH यूज करो। TH मतलब टेबल हेडिंग। ये आते ही टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली बोल्ड और सेंटर कर देता है, बिल्कुल टीचर हेडिंग की तरह, हमेशा बोल्ड और पावरफुल। अच्छा, अब 2 इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं, पैडिंग और सेल स्पेसिंग। देखिए, पैडिंग मतलब सेल के अंदर की स्पेस, सोच लीजिए बॉक्स के अंदर रखा हुआ तकिया। और सेल स्पेसिंग मतलब 2 सेल्स के बीच की स्पेस, मतलब 2 तकियों के बीच का गैप। ये छोटा सा फर्क टेबल का पूरा लुक बदल सकता है, सच में। ओके, अब टाइम में टेबल के असली सुपर पावर को जानने का, और वो है सेल्स को मर्ज करना। इसके लिए हमारे पास 2 हथियार हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन। जब कई सारे कॉलम्स को मिलाकर एक करना हो तो हम यूज करते हैं कॉल स्पैन। ये ऐसा है जैसे 2-3 सीट्स पर एक ही आदमी आराम से बैठ जाए, एकदम VIP एंट्री वाली फीलिंग। और जब कई सारी रोज यानी पंक्तियों को मर्ज करना हो तब आता है रो स्पैन। ये तो उससे भी बेहतर है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किंग लेवल सीट हो गई।
इस क्लास टाइम टेबल में देखिए ये सब एक साथ कैसे काम कर रहा है। देख रहे हैं, कंप्यूटर क्लास कोल स्पैन यूज करके 2 पीरियड्स की जगह ले रही है और स्पोर्ट्स मीट रो स्पैन यूज करके 2 दिन तक फैला हुआ है। पावर देखिए इसकी। चलिए अब एक प्रो टिप की बारी। अपने टेबल को और भी प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ खास टैग्स यूज करते हैं। ये टैग्स हैं हेड यानी टेबल का हेड, जहां टाइटल्स आते हैं, फिर बॉडी यानी टेबल की बॉडी, जहां मेन कंटेंट होता है, और आखिर में फुट यानी टेबल का फुट, जहां टोटल्स या समरी आ सकती है। इससे ना सिर्फ कोड साफ रहता है, बल्कि ब्राउजर्स और स्क्रीन रीडर्स को भी स्ट्रक्चर समझने में आसानी होती है। मतलब वेबसाइट और एक्सेसिबल बन जाती है। ठीक है, तो काफी कुछ सीख लिया हमने। चलिए अब एक मस्त कॉमेडी चीट शीट के साथ सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिए। टेबल हमारी डाइनिंग टेबल, TR ट्रेन की रो, TD एक डब्बा और TH टीचर हेडिंग। फिर पैडिंग में मतलब तकिया, सेल स्पेसिंग मतलब 2 तकियों के बीच का गैप, कॉल स्पैन VIP एंट्री है और रो स्पैन हमारी किंग सीट। सिंपल। और बस इसी के साथ हमने HTML का एक्सेल मास्टरी लेवल अनलॉक कर लिया है। अब किसी भी तरह के डेटा को खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सच में अगर ये क्लास में ऐसे सिखाया जाता तो स्टूडेंट्स पक्का कहते, सर इतना मजेदार टेबल तो कभी कैंटीन में भी नहीं देखा। उम्मीद है इससे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नमस्ते दोस्तों, चलो आज HTML की दुनिया में गोता लगाते हैं और एक बहुत ही जरूरी और मजेदार टॉपिक को समझते हैं, लिस्ट्स। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही लिस्ट है जैसी मम्मी बाजार जाने से पहले बनाती हैं, पता है ना। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये HTML वाली लिस्ट्स कभी डांट नहीं लगाती। तो देखो, HTML में मेनली 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई शादी का मेन्यू कार्ड नहीं है जिसमें 50 से ज़्यादा आइटम हो। बस ये 3 ही है, सिंपल। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट्स की। अब देखो, नाम से ही साफ है ना, ये उन आइटम्स के लिए है जहां पर ऑर्डर मतलब कि सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में होता क्या है? हर आइटम को एक नंबर मिल जाता है, जैसे 1, 2, 3 या फिर ABC। ये बिल्कुल मम्मी के सुबह वाले कमांड जैसा है। पहला उठ जाओ, दूसरा फोन साइड रखो और तीसरा होमवर्क करो। इस ऑर्डर को तो बदल ही नहीं सकते, है ना। अब जरा स्क्रीन पर देखो, ये कितना ज्यादा आसान है। हम लिस्ट शुरू करते हैं OL टैग से। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, सिंपल। और फिर हर आइटम के लिए हम यूज करते हैं LI टैग मतलब लिस्ट आइटम। और बस ब्राउजर जादू की तरह इसे एक बढ़िया सी नंबर्ड लिस्ट में बदल देता है। लेकिन रुको, अगर कोई इन सिंपल 1, 2, 3 से बोर हो जाए तो क्या? कोई टेंशन नहीं। इसकी सबसे मजेदार बात यही है कि इसकी नंबरिंग स्टाइल को हम बदल भी सकते हैं। बस OL टैग के अंदर एक छोटा सा टाइप एट्रीब्यूट जोड़ना है और फिर चाहे नंबर्स डालो, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अरे रोमन न्यूमरल्स भी यूज कर सकते हैं। बढ़िया है ना। चलो आप बढ़ते हैं अपनी दूसरी लिस्ट की तरफ, अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। ये उन सिचुएशंस के लिए एकदम परफेक्ट है जहां आइटम्स का ऑर्डर मतलब कौन पहले आए कौन बाद में, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हर आइटम के आगे बस एक बुलेट पॉइंट होता है। ये बिल्कुल हम स्टूडेंट्स की फीलिंग्स की तरह है। भूख लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, स्लीप मोड ऑन है। अब इनमें से कौन सी फीलिंग पहले आती है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, सब एक साथ ही चलती हैं। और इसका सिंटैक्स, अरे ये तो ऑर्डर्ड लिस्ट जैसा ही है, बस OL की जगह पर हमें UL टैग लगाना है। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। LI टैग्स तो वैसे के वैसे ही रहेंगे और देखो ब्राउजर हमें एक साफ सुथरी बुलेट वाली लिस्ट दिखा देगा। और हाँ, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में किया था वैसे ही यहाँ भी हम इन बुलेट्स को थोड़ा स्टाइल दे सकते हैं। बस टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है और हम डिफ़ॉल्ट गोल वाली डिस्क या फिर सर्कल या स्क्वायर इन सब में से चुन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी तीसरी और थोड़ी सी अलग टाइप की लिस्ट पर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स। जैसा नाम वैसा काम। ये लिस्ट किसी चीज की डेफिनेशन या डिक्शनरी जैसी चीजें बनाने के लिए एकदम सही है। इसको ऐसे समझो जैसे क्लास में टीचर समझा रही हो। शब्द है HTML और उसका मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बस डिस्क्रिप्शन लिस्ट बिल्कुल इसी फॉर्मेट में काम करती है, एक टर्म और फिर उसका डिस्क्रिप्शन। यहां पर 3 टैग्स काम आते हैं। DL से पूरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट शुरू होती है,
फिर DT के अंदर हम लिखते हैं अपना टर्म, मतलब डेफिनेशन टर्म, और फिर DD के अंदर हम डालते हैं उस टर्म का डिस्क्रिप्शन, यानी डेफिनेशन डेटा। और आप देख ही सकते हैं ब्राउज़र कितने बढ़िया तरीके से डिस्क्रिप्शन को थोड़ा आगे करके, मतलब इंडेंट करके दिखाता है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में और खास तौर पर एक स्टूडेंट की जिंदगी में ये लिस्ट्स कितनी ज्यादा मजेदार और काम की हो सकती हैं। तैयार? तो ये देखो, एक क्लासिक ऑर्डर्ड लिस्ट, एग्जाम टाइम टू डू लिस्ट, और इसका ऑर्डर देखो कितना सच है। नंबर 1 किताब खोजना, नंबर 2 सिलेबस पढ़ना, नंबर 3 ओवर थिंकिंग करना, और आखिर में नंबर 4 लास्ट दिन रट्टा मारना। मुझे लगता है हर स्टूडेंट की यही कहानी है। और अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो चीजें जो स्टूडेंट्स कभी नहीं करते, जैसे कि समय पर पढ़ना, फोन से दूर रहना, नोट्स बनाना। अब इनका कोई ऑर्डर हो भी कैसे सकता है, क्योंकि ये काम तो होते ही नहीं है ना, है ना? और फाइनली ये देखो, हमारी अपनी स्टूडेंट डिक्शनरी जो बनी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट से। टर्म है असाइनमेंट, और इसका मतलब वो चीज जो लास्ट डेट से ठीक एक रात पहले याद आती है। अगला टर्म वाईफाई, मतलब वो शक्ति जिसके बिना इंसान अधूरा है। एकदम सच। अच्छा, एक सवाल, क्या हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल बना सकते हैं, और इस चीज को कहते हैं नेस्टिंग। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट डालना, मतलब नेस्टिंग करना 100% अलाउड है। आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के किसी आइटम के अंदर एक पूरी की पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट भी डाल सकते हैं, जैसा यहां दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात, ब्राउज़र इसे खुद ब खुद थोड़ा अंदर की तरफ करके, मतलब इंडेंट करके दिखाता है। इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जानकारी भी पढ़ने में बहुत आसान हो जाती है। सोचो, वेबसाइट के मेन्यू बनाने के लिए ये कितना काम आता है। तो दोस्तों, ये था HTML लिस्ट्स का पूरा चिट्ठा। अगर ये सब समझ आ गया है तो मान लो कि कोडर बनने के सफर में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया है। क्या बात है, बस ऐसे ही लगे रहो। नमस्ते इंटरनेट के डेटा साइंटिस्ट और टाइम टेबल क्रिएटर्स। तो HTML के उस चैप्टर में गोता लगाने के लिए तैयार हैं जो हर जगह है? चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, आज बात होगी HTML टेबल्स की। पर मार्क्स वाले नहीं, चिंता मत कीजिए। हम बनाएंगे खुशी वाले टेबल्स। वो टेबल्स जो हमें नंबरों की टेंशन देने के बजाय कुछ नया बनाने की पावर देते हैं। अरे सच में, टेबल्स तो हर जगह हैं। जरा सोचिए, स्कूल का टाइम टेबल, रिपोर्ट कार्ड, किसी दुकान का प्राइस लिस्ट, अटेंडेंस चार्ट, यहाँ तक कि क्रिकेट का स्कोर बोर्ड भी। मतलब जहाँ भी डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करना होता है ना, ताकि समझना एकदम आसान हो जाए, वहाँ टेबल्स ही काम आते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि एक टेबल बनता कैसे है? इसकी पूरी कहानी शुरू होती है सिर्फ 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, या कह लीजिए 3 फंडामेंटल टैग से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टैग है टेबल टैग। इसको ऐसे समझिए कि ये एक बड़ा सा कंटेनर है, एक बक्सा, जो ब्राउज़र को बताता है भाई यहाँ से टेबल शुरू हो रहा है, सारी कहानी इसी के अंदर होगी। अच्छा, बक्सा तो बन गया। अब उस बक्से के अंदर हमें बनानी है हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब पंक्तियां, और इसके लिए हम यूज करते हैं TR टैग का। TR मतलब टेबल रो। जितनी रोज चाहिए उतने TR टैग्स लगा दो, एक के नीचे एक। और हर रो के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे खाने, मतलब सेल्स, जहां पर असल डेटा जाता है। इन सेल्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं TD टैग का। TD मतलब टेबल डेटा। तो टेबल के अंदर TR और TR के अंदर TD। सिंपल। तो चलिए इन तीनों को एक्शन में देखते हैं। ये स्टूडेंट मूड टेबल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, सबसे बाहर टेबल टैग है, उसके अंदर TR टैग से रोज बनी हैं, और हर रो के अंदर TD टैग्स में डेटा है, पीरियड, मूड, और सबसे मजेदार, मैथ्स में स्लीप मोड और गेम्स में टर्बो मोड ऑन। है ना बिल्कुल रिलेटेबल? चलो, बेसिक टेबल तो तैयार है, पर अभी ये थोड़ी सिंपल लग रही है, तो अब टाइम है इसमें थोड़ी स्टाइल और क्लैरिटी डालने का। इसे और बेहतर और प्रोफेशनल बनाते हैं ताकि पढ़ने में मजा आए। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है हेडिंग्स को सही तरीके से दिखाना। देखिए, नेम और क्लास के लिए TD की जगह TH टैग यूज हुआ है। TH मतलब टेबल हेडिंग। इसका फायदा, ये अपने आप टेक्स्ट को बोल्ड और सेंटर अलाइंड कर देता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि ये कॉलम्स की हेडिंग है। 1 मिनट, टेबल तो बना ली, हेडिंग्स भी डाल दी, पर इसकी लाइंस कहाँ है?
मतलब बॉर्डर तो दिख ही नहीं रहा। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट HTML टेबल्स इनविजिबल निंजास की तरह होते हैं। वो हैं पर दिखते नहीं। हमें ब्राउज़र को एक्सप्लिसिटली मतलब साफ-साफ बताना पड़ता है कि भाई साहब बॉर्डर दिखाओ। और ये करना ना एकदम आसान है। बस अपने टेबल टैग में जाकर बॉर्डर इक्वल्स टू 1 एट्रीब्यूट ऐड कर दो और बूम, लाइंस आ गई। हाँ, आजकल ये काम मोस्टली CSS से होता है, पर ये स्टार्ट करने के लिए क्विक एंड ईजी तरीका है। और हाँ, अगर टेबल को एक ऑफिशियल टाइटल देना हो तो सबसे प्रॉपर तरीका है कैप्शन टैग का इस्तेमाल करना। इसे टेबल टैग के ठीक बाद लगा दीजिए और ये टेबल का एक बढ़िया सा टाइटल बन जाएगा। अच्छा, अब तक तो सब ठीक था, पर अब बारी है टेबल्स की असली सुपर पावर्स की। मैं बात कर रहा हूँ रो स्पैन और कॉल स्पैन की। ये सच में अवेंजर्स लेवल पावर्स हैं जो आपके टेबल लेआउट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। पहले बात करते हैं रो स्पैन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सिंगल सेल को वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे एक से ज्यादा रोज में फैला देता है या स्पैन कर देता है। ये तब बहुत काम आता है जब कोई एक डेटा पॉइंट मल्टीपल रोज से रिलेटेड हो। और बिल्कुल इसी तरह है कॉल स्पैन। ये एक सेल को हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट कई कॉलम्स तक फैला देता है। ये मेन हेडिंग्स या टेबल के आखिर में टोटल दिखाने के लिए परफेक्ट है। अब इस अटेंडेंस एक्सक्यूजेस टेबल को देखिए, कितना मजेदार एग्जाम्पल है। यहाँ ट्रैफिक वाला जो सेल है ना, उसमें रो स्पैन इज इक्वल टू 4 यूज हुआ है और देखिए वो एक अकेला सेल 4 रोज की जगह ले रहा है जिसके अंदर ट्रैफिक के सारे बहाने आ गए। यही तो है सुपर पावर। चलिए, स्टाइलिंग और सुपर पावर्स तो देख ली, अब टाइम है टेबल्स को एक प्रो की तरह ऑर्गेनाइज करने का। ऐसा करने से टेबल सिर्फ अच्छा नहीं दिखता, बल्कि उसका स्ट्रक्चर भी बहुत क्लीन और एक्सेसिबल हो जाता है। एक प्रोफेशनल टेबल के स्ट्रक्चर को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। हेड टैग यानी टेबल हेड, जहां कॉलम टाइटल्स आते हैं, टी बॉडी यानी टेबल बॉडी, जहां सारा मेन डेटा होता है, और टी फुट यानी टेबल फुट, जहां समरी या टोटल जैसी चीजें आती हैं। ये टैग्स आपके कोड को तो क्लीन करते ही हैं, साथ ही ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स को भी आपके टेबल का स्ट्रक्चर समझने में मदद करते हैं। इस छोटे से प्राइस टेबल में देखिए कितना क्लीन लग रहा है। आइटम और प्राइस वाली हेडिंग टी हेड के अंदर है, बर्गर वाला डेटा टी बॉडी के अंदर और टोटल वाला रो टी फुट के अंदर, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। और अब एक लास्ट मजेदार कॉन्सेप्ट, नेस्टेड टेबल्स। इसका मतलब है एक टेबल के सेल के अंदर एक और पूरी की पूरी टेबल डाल देना। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ड्रॉअर के अंदर एक और ड्रॉअर रख दिया हो। यहाँ इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए, एक मेन टेबल के सेल के अंदर एक और टेबल है। ये करना पॉसिबल तो है, पर इसका इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना चाहिए क्योंकि इससे कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आजकल लेआउट्स के लिए CSS और divs ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। अरे वाह, अगर यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि कोडर बनना तो पक्का है। क्या बात है! टेबल्स के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक लगभग सब कुछ कवर हो चुका है। तो अब जब टेबल्स के बेसिक्स और सुपर पावर्स दोनों पता है, तो जरा सोचिए इस नई स्किल से वेब पर क्या क्या कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं। संभावनाएं एंडलेस हैं। तो चलिए आज बात करते हैं HTML फॉर्म्स की। इन्हें इंटरनेट का इंटरव्यू भी कह सकते हैं, है ना? ये वो जगह है जहां इंटरनेट हमसे लगातार सवाल पूछता रहता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, इंटरनेट का फॉर्म ना कभी शर्माता नहीं है। नाम बताओ, ईमेल बताओ, पासवर्ड बताओ, बस पूछता ही जाता है। ये हमसे हर तरह की जानकारी मांगता है और आज हम यही सीखने वाले हैं कि आखिर ये फॉर्म्स बनते कैसे हैं। और हाँ बिल्कुल, बिना किसी टेंशन के। तो सवाल उठता है, ये HTML फॉर्म है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये किसी भी वेबसाइट का एक तरीका है हम जैसे यूजर्स से डेटा मतलब जानकारी इकट्ठा करने का। जब भी हम कहीं लॉगिन करते हैं या कोई नया अकाउंट बनाते हैं, अरे गूगल पर कुछ सर्च भी करते हैं ना, तो असल में हम एक HTML फॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो किसी भी फॉर्म की जो बुनियाद है उसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक टैग से। चलिए देखते हैं कि वो कौन सा टैग है और वो कैसे पूरे फॉर्म की नींव रखता है। ये है वो टैग, फॉर्म टैग। समझिए कि एक डिब्बे की तरह है, एक कंटेनर जिसके अंदर फॉर्म की सारी चीजें रखी जाती हैं। अब इसके 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला है एक्शन, जो ये बताता है कि फॉर्म भरने के बाद सारा डेटा जाएगा कहाँ,
मतलब किस सर्वर फाइल पर उसे प्रोसेस किया जाएगा। और दूसरा है मेथड, जो ये तय करता है कि डेटा भेजना कैसे है। तो मेथड में हमारे पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं, गेट और पोस्ट। गेट मेथड में क्या होता है कि सारा डेटा यूआरएल में, मतलब ऊपर एड्रेस बार में सबको दिखाई देता है। जैसे जब गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो सर्च किया हुआ शब्द यूआरएल में दिखता है ना, तो ये थोड़ा कम सिक्योर है। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट मेथड डेटा को एकदम छिपाकर सिक्योरली भेजता है। इसलिए लॉगिन, साइन अप या कोई भी सेंसिटिव जानकारी के लिए हमेशा पोस्ट का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हमारे फॉर्म का ढांचा तो तैयार हो गया। अब बारी आती है उन फील्ड्स की जहां यूजर असल में अपनी जानकारी भरेगा, और यहीं से असली मजा शुरू होता है। यहां ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, फॉर्म्स का असली सर्कस यहीं से स्टार्ट होता है। HTML हमें इतने तरह तरह के इनपुट फील्ड्स देता है कि हम यूजर से लगभग हर तरह का डेटा ले सकते हैं। आपको पता है, HTML में 25 से भी ज्यादा तरह के इनपुट टाइप्स हैं। पर घबराइए नहीं, हम उन सब में नहीं उलझेंगे। हम सिर्फ उन पर ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आते हैं टेक्स्ट बेस्ड इनपुट्स। टेक्स्ट तो है बिल्कुल सीधा साधा सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए। पासवर्ड वाला फील्ड टाइप किए गए कैरेक्टर्स को छुपा देता है, वो डॉट्स या स्टार्स में बदल जाते हैं। और ईमेल वाला ये पक्का करता है कि जो भी डाला गया है वो एक सही ईमेल फॉर्मेट में हो, मतलब उसमें @ और डॉट वगैरह हो। अब जब यूजर को कुछ ऑप्शंस में से चुनना हो तो हमारे पास हैं चेकबॉक्स और रेडियो बटन। देखिए, चेकबॉक्स से कई विकल्प चुने जा सकते हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज क्या-क्या हैं। आप सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग सब पर टिक कर सकते हैं। लेकिन रेडियो बटन से एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही ऑप्शन चुना जा सकता है, जैसे कि जेंडर या क्या आप सहमत हैं, हाँ या ना। और जब सारी जानकारी भर दी जाए तो आता है सबसे जरूरी इनपुट, सबमिट बटन। इस एक क्लिक से फॉर्म का सारा डेटा सीधा सर्वर पर भेज दिया जाता है। लेकिन सोचिए, सिर्फ खाली डिब्बे और एक बटन रख देने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? फॉर्म को समझना भी तो आसान होना चाहिए। और यहीं पर बात आती है स्ट्रक्चर और क्लैरिटी की, मतलब फॉर्म को यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। एक अच्छा फॉर्म वो है जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो और जिसे भरने में यूजर को कोई भी परेशानी ना हो। इस काम में सबसे बड़ा हीरो है लेबल टैग। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही तो यूजर को बताता है कि किस डिब्बे में, मतलब किस इनपुट फील्ड में कौन सी जानकारी भरनी है। इसके बिना तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। और देखिए, एक लेबल को उसके इनपुट फील्ड से जोड़ने का सही तरीका है फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना। लेबल के फॉर की वैल्यू और इनपुट के आईडी की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। इससे होता यह है कि जब कोई लेबल पर क्लिक करता है तो उसका जुड़ा हुआ इनपुट फील्ड अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। यह न सिर्फ यूजर के लिए अच्छा है, बल्कि एक्सेसिबिलिटी के लिए भी जबरदस्त है। अच्छा, अब अगर किसी को कोई लंबा सा मैसेज या अपना पूरा पता लिखना हो तो उसके लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स तो काम नहीं आएगा। वहां हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट एरिया का। और अगर हमें ऑप्शंस की एक लंबी लिस्ट देनी हो, जैसे देशों की लिस्ट, तो उसके लिए सिलेक्ट टैग से एक बढ़िया सा ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया जाता है। ये देखिए कितना सिंपल है। सेलेक्ट टैग के अंदर हर एक चॉइस के लिए एक ऑप्शन टैग होता है। इससे एक बहुत ही साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखने वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाता है। चलिए, अब हमारा फॉर्म का बेसिक ढांचा तो तैयार है। अब बारी है कुछ फिनिशिंग टचेस देने की, मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जोड़ने की जो फॉर्म को और बेहतर और ज्यादा स्मार्ट बना दे। यहां पर दो बहुत ही काम के एट्रीब्यूट्स हैं, प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड। प्लेस होल्डर क्या करता है? ये इनपुट फील्ड के अंदर एक हल्का सा हिंट टेक्स्ट दिखाता है, जैसे अपना ईमेल यहां लिखें। और रिक्वायर्ड तो और भी कमाल है, ये पक्का करता है कि यूजर उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ा तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ये देखिए, इस उदाहरण में एक ही इनपुट फील्ड में दोनों का इस्तेमाल हुआ है। ये यूजर को बता भी रहा है कि क्या भरना है और ये भी पक्का कर रहा है कि वो इसे जरूर भरें। है ना कमाल? ये छोटे छोटे बदलाव यूजर एक्सपीरियंस को जमीन आसमान का फर्क दे देते हैं। तो अब तक हमने फॉर्म के सारे जरूरी हिस्से सीख लिए हैं। अब इन सबको मिलाकर एक साफ सुथरा, एक परफेक्ट लेआउट कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। लेबल्स को हमेशा इनपुट फील्ड्स के ठीक ऊपर या बगल में रखें। एक जैसे फील्ड्स को एक साथ ग्रुप कर दें, जैसे नाम और ईमेल। इससे फॉर्म देखने में भी अच्छा लगता है और भरने में भी आसान हो जाता है, जो कि एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस के लिए सबसे जरूरी है।
तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि फॉर्म्स बनते कैसे हैं, पर अब जरा एक कदम पीछे हटकर द बिग पिक्चर देखते हैं कि आखिर ये HTML फॉर्म्स इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं, ये इंटरनेट को चलाते कैसे हैं। ये वो फॉर्म्स हैं जिनके बिना दुनिया सच में लिटरली रुक जाएगी। सोच कर देखिए, ऑनलाइन एग्जाम देना हो, किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना हो, नया अकाउंट बनाना हो या अपना फोन रिचार्ज करना हो, सब कुछ फॉर्म्स के जरिए ही तो होता है। ये डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं, इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। इंटरनेट हर रोज हमसे जानकारी मांगता है। अब जब फॉर्म बनाना आ गया है तो सवाल यह है कि अब इंटरनेट से क्या पूछा जाएगा। अब ये आपकी रचनात्मकता पे है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। आज हम HTML की दुनिया के एक ऐसे चैप्टर को खोलने वाले हैं जहां एक पुराने, लगभग भुला दिए गए टाइटन का सामना होता है एक नए मॉडर्न सुपरहीरो से। जी हां, ये कहानी है फ्रेम्स और आई फ्रेम्स की। नमस्ते इंटरनेट के मल्टीटास्कर्स। कभी सोचा है कि एक ही वेब पेज पर वो YouTube वीडियो, बगल में गूगल मैप्स, ये सब एक साथ कैसे चल रहा होता है? आज हम इसी जादू के पीछे की HTML को समझने वाले हैं। हाँ, ये वेब का अपना एक मल्टीवर्स है। मतलब पेज के अंदर पेज, उसके अंदर एक और पेज। सच कहूं तो कभी-कभी HTML मार्वल की स्टोरी लाइन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। तो अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। मिलिए हमारे फॉलन टाइटन से, यानी फ्रेम्स टैग से। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कभी वेब की दुनिया पर राज करती थी पर अब रिटायर हो चुकी है। तो ये फ्रेम्स और फ्रेमसेट आखिर थे क्या? सोचिए, ये HTML4 के ज़माने के टैग्स थे जिनका काम था एक वेब पेज को कई हिस्सों या फ्रेम्स में बांट देना। हर फ्रेम में एक अलग पेज लोड होता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब ये पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने पुराने हैं। ये उसी दौर की बात है जब हमें विंडोज़ XP की स्टार्टअप साउंड सुनने को मिलती थी और हम सब ऑर्कुट पर स्क्रैप भेजा करते थे। 1996 में आए और 2014 में HTML5 ने इन्हें अलविदा कह दिया। यादों में तो है पर कोड में नहीं। तो सवाल ये है कि ये टाइटन गिरा क्यों? वजह थी इसकी कुछ बहुत बड़ी कमियां। ये SEO के लिए बहुत खराब था। ब्राउज़र का बैक बटन इसके साथ काम करना बंद कर देता था। बुकमार्क्स ठीक से नहीं चलते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज के मोबाइल फर्स्ट ज़माने के लिए ज़रूरी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इसके साथ नामुमकिन था। तो आखिरकार जब HTML5 आया तो उसने फ्रेम टैग को देखकर बस एक ही बात कही, बेटा अब तुम रिटायर हो जाओ। और बस इसी के साथ इस पुराने टैग का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है हमारे मॉडर्न हीरो की, आई फ्रेम। ये वो टैग है जिसने आज के वेब को शेप दिया है। तो आई फ्रेम यानी इनलाइन फ्रेम है क्या? ये एक मॉडर्न HTML5 एलिमेंट है जो आपके करंट पेज के अंदर ही एक दूसरा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वेब पेज लोड कर देता है। एक छोटे से वेब ब्रह्मांड के अंदर एक और ब्रह्मांड। और इसकी सुपर पावर्स तो हम हर रोज देखते हैं। जब भी किसी वेबसाइट पर YouTube वीडियो चलता है, गूगल मैप्स का इस्तेमाल होता है या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई देती है, असल में हम सब आई फ्रेम को ही एक्शन में देख रहे होते हैं। अब जरा यहाँ सिंटैक्स का फर्क देखिए। पुराना तरीका कितना कॉम्प्लिकेटेड था। पहले फ्रेम सेट लगाओ, फिर उसके अंदर अलग अलग फ्रेम टैग्स। और अब का तरीका देखिए, सिर्फ एक सिंपल सा आई फ्रेम टैग। कितना क्लीन और कितना आसान है। चलिए अब इस हीरो के टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि हम आई फ्रेम्स को असल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी एट्रीब्यूट्स हैं। SRC बताता है कि कौन सा पेज दिखाना है। हाइट और विड्थ से उसका साइज सेट होता है। फ्रेम बर्डन इक्वल टू 0 से हम वो अजीब सा बॉर्डर हटा सकते हैं। और अलाउ फुल स्क्रीन से उसके अंदर चल रहे वीडियो को फुल स्क्रीन करने की परमिशन दे सकते हैं। और एक बहुत ही काम का एट्रीब्यूट है लोडिंग इक्वल टू लेजी। इससे आई फ्रेम तभी लोड होता है जब कोई स्क्रॉल करके उस तक पहुंचता है, जिससे पेज की स्पीड ज़बरदस्त रहती है। अच्छा, अब एक एडवांस ट्रिक देखते हैं। सोचिए, एक वेबसाइट पर एक मेन्यू है और हम चाहते हैं कि हर लिंक उसी पेज के एक खास हिस्से में खुले, बिना पूरा पेज रीलोड किए। ये आई फ्रेम से बहुत आसानी से हो सकता है। बस अपने आई फ्रेम को एक नेम दे दो और फिर एक लिंक बनाओ जिसका टारगेट एट्रीब्यूट उसी नाम से मैच करता हो। अब जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा, आई फ्रेम का कंटेंट बदल जाएगा। है ना कमाल की चीज?
इसका एक मजेदार उदाहरण ये स्टूडेंट मूड जनरेटर हो सकता है। अलग अलग मूड के लिए लिंक्स, जैसे हैप्पी मूड, पार्टी मूड और एक स्टडी मूड। वैसे स्टडी मूड वाला आईफ्रेम तो लोड होने में भी थोड़ा टाइम लेगा। तो फैसला बिल्कुल साफ है, हमारी कहानी का पुराना टाइटन अब इतिहास का हिस्सा है और हमारा मॉडर्न हीरो आईफ्रेम आज के वेब पर राज करता है। ये चार्ट पूरी कहानी को बस कुछ सेकंड्स में बयां कर देता है। मॉडर्न ब्राउज़र सपोर्ट, एसईओ फ्रेंडली होना और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, हर मामले में आईफ्रेम पुराने फ्रेम से मीलों आगे है। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पर ये नंबर 5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये HTML5 का सिंबल है। वो मॉडर्न स्टैंडर्ड जिसने वेब को बेहतर बनाया, जिसने आईफ्रेम को अपनाया और पुराने फ्रेम को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो आईफ्रेम मॉडर्न वेब का हीरो है, ये तो तय है। अब सवाल ये है कि इसकी इस ताकत से क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। तो आज हमने HTML के मल्टीवर्स में एक टाइटन को रिटायर होते और एक हीरो को राज करते देखा। तब तक के लिए कोड लिखते रहो, वेबसाइट बनाते रहो और आईफ्रेम में यूट्यूब चलाते रहो। हे इंटरनेट के डीजे वाले कोडर्स, वेलकम बैक। आज हम HTML का सबसे मजेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसमें कोडिंग कम और मस्ती ढेर सारी होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। म्यूजिक बजेगा, वीडियो चलेगा और हमारे शांत से वेब पेजेस एकदम मूवी हॉल बन जाएंगे। आज हम डुबकी लगाने वाले हैं HTML के मल्टीमीडिया चैप्टर में, जो आपके वेब पेजेस को एक बोरिंग लाइब्रेरी से एक फुल ऑन पार्टी जोन में बदल देगा। तो आखिर ये मल्टीमीडिया है क्या? बहुत सिंपल है। समझ लो ये ऑडियो यानी गाने पॉडकास्ट, वीडियो यानी मूवीज ट्यूटोरियल्स और दूसरी वेबसाइट से उठाया हुआ कंटेंट जैसे यूट्यूब वीडियोस या मैप्स का एक कॉकटेल है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? HTML में इसको डालना चुटकियों का खेल है। सीरियसली। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला पावर अप है साउंड। अब हम सीखेंगे कि कैसे ऑडियो टैग का जादू चलाकर हम अपने वेब पेज पर डायरेक्ट म्यूजिक या कोई भी साउंड प्ले कर सकते हैं। चलो थोड़ा शोर मचाते हैं। और इसका जो बेसिक मंत्र है ना, वो हद से ज्यादा आसान है। बस डॉट बेसिक टैग लिखो और उसके अंदर src एट्रीब्यूट में अपनी ऑडियो फाइल का पाथ यानी एड्रेस दे दो। बस हो गया काम। लेकिन सिर्फ गाना डालना काफी नहीं है, उसको कंट्रोल भी तो करना है। आखिर डीजे हम हैं। तो देखो, कंट्रोल्स लगाने से प्ले, पॉज, वॉल्यूम सारे बटन्स आ जाते हैं। ऑटो प्ले से पेज खुलते ही गाना अपने आप चालू हो जाएगा। म्यूटेड से गाना शुरू तो होगा पर बिना आवाज के। और हाँ, ये जो लूप है ना, इससे गाना खत्म होते ही फिर से शुरू हो जाता है। एक वार्निंग, एग्जाम के टाइम पे गलती से भी मत लगाना, वरना एक ही गाना सुन सुन के दिमाग का दही हो जाएगा। तो चलो सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं। ये रहा एक परफेक्ट एग्जाम्पल। हमने एक गाना डाला SRC से, कंट्रोल से बटन दे दिए और लूप भी लगा दिया। अब पार्टी नॉन स्टॉप चलेगी। ऑलराइट, लेवल अप का टाइम आ गया है। ऑडियो तो सेट हो गया, अब बारी है वीडियो की। गुड न्यूज़ ये है कि यह बिल्कुल ऑडियो टैग जैसा ही है। बस इस बार हम अपने वेब पेज को एक छोटा मोटा मिनी मूवी थिएटर बना देंगे। और इसको ऐड करना भी बिल्कुल वैसा ही। बस वीडियो टैग का इस्तेमाल करो और src एट्रीब्यूट में अपनी वीडियो फाइल का लिंक दे दो। सिंपल। इसके भी ज्यादातर एट्रीब्यूट्स ऑडियो वाले ही हैं, जैसे कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप। लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी मिलती हैं, जैसे विड्थ और हाइट से आप वीडियो प्लेयर का साइज सेट कर सकते हो। और एक मस्त चीज है पोस्टर। इससे आप वीडियो शुरू होने से पहले एक थंबनेल इमेज दिखा सकते हो, बिल्कुल यूट्यूब जैसा। ये देखो, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसका विड्थ हमने 480 पिक्सल सेट किया है। कंट्रोल्स तो हैं ही, और साथ में एक बढ़िया सा पोस्टर भी लगा दिया है ताकि वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोरिंग ना लगे। अच्छा, अब ये मजेदार एग्जाम्पल देखो। पोस्टर में ये स्टूडेंट कितना खुश लग रहा है ना, बिल्कुल टॉप करने के मूड में। पर जैसे ही वीडियो प्ले होता है, बेचारा रोने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि कल मैथ्स का एग्जाम है। तो ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, अब आती है असली पावर, द बॉस लेवल, आई फ्रेम टैग। इस टैग से आप सिर्फ अपनी फाइल्स नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दूसरी वेबसाइट्स का कंटेंट, जैसे यूट्यूब वीडियोस, गूगल मैप्स, अपने पेज के अंदर ही दिखा सकते हो। सोचो जरा। और ये करने के कई तरीके हैं। हम YouTube वीडियोस एम्बेड कर सकते हैं, गूगल मैप्स डाल सकते हैं, और यहाँ तक कि PDF जैसी चीज़ों के लिए एम्बेड या ऑब्जेक्ट जैसे टैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पूरा इंटरनेट आपके पेज पर।
सबसे कॉमन एग्जाम्पल है YouTube। आपने देखा होगा शेयर बटन के पास एक एम्बेड ऑप्शन होता है। बस वहां से आई फ्रेम कोड कॉपी करो, अपने पेज पे पेस्ट कर दो एंड बूम, आपका फेवरेट वीडियो आपके वेब पेज पर चलने लगेगा। इतना आसान। और बिल्कुल यही चीज गूगल मैप्स के साथ भी काम करती है। वहां से भी आई फ्रेम कोड कॉपी करके आप किसी भी जगह का इंटरैक्टिव मैप अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हो। इमेजिन, आपके कॉन्टैक्ट पेज पर एक लाइव मैप कितना यूजफुल हो जाता है ना। तो एक सवाल आता है दिमाग में कि आखिर ये सब झंझट क्यों डालें ऑडियो वीडियो? जवाब सिंपल है, क्योंकि मल्टीमीडिया एक सिंपल, बोरिंग, टेक्स्ट भरे पेज को एक जिंदा, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में बदल देता है। और इसके फायदे गिनने बैठो तो बहुत हैं। इससे लोग आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा देर रुकते हैं, एंगेज करते हैं, मुश्किल टॉपिक्स को समझाना आसान हो जाता है और ओवरऑल यूज़र का एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखना, आजकल यूजर ना टेक्स्ट पढ़ के बोर हो जाता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक वीडियो दिखाते हो, तुरंत इंटरेस्ट आ जाता है। ये आखिरी सच है। शाबाश! तो अब हमने सारे हथियार, सारे टूल्स सीख लिए हैं। तो क्यों ना इन सबको मिलाकर अपना खुद का एक मिनी मीडिया सेंटर बनाया जाए। चलो सब कुछ एक साथ डालते हैं। तो देखो, ये रहा फाइनल प्रोजेक्ट। हमने जो भी सीखा है सब इस एक पेज पर है। सबसे ऊपर एक मस्त सा ऑडियो प्लेयर, फिर एक वीडियो जो हमारे कंप्यूटर से आ रहा है, और लास्ट में एक यूट्यूब वीडियो जो हमने आई फ्रेम से एम्बेड किया है। देखा, ऑडियो, वीडियो और आई फ्रेम को यूज करके हम कितना रिच और एंगेजिंग पेज बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमने HTML के बॉलीवुड चैप्टर यानी मल्टीमीडिया को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। अब आप अपने वेब पेजेस पर गाने बजा सकते हो, वीडियो चला सकते हो और पूरा का पूरा इंटरनेट अपने पेज पर ला सकते हो। तो जाओ और अपने वेब पेजेस को जिंदा कर दो। अगली बार तक के लिए कोड हार्ड, प्ले वीडियो हार्डर। तो HTML का हमारा सफर लगभग पूरा हो ही चुका है। पर रुकिए, एक आखिरी सबसे एक्साइटिंग चैलेंज अभी बाकी है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि अपनी मेहनत को दुनिया के सामने कैसे लाया जाए। तो होता क्या है, आपने एक जबरदस्त वेबसाइट बना ली है ना? आपके कंप्यूटर पर, मतलब लोकल होस्ट पर, वो एकदम मक्खन जैसी चल रही है। पर असली सवाल तो ये है कि इसे दोस्तों को, परिवार को या पूरी दुनिया को दिखाएंगे कैसे? ये वो प्रॉब्लम है जिसका सामना हर नया डेवलपर करता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसको ना एक वीडियो गेम के फाइनल लेवल की तरह सोचिए। आपने सारी स्किल्स सीख ली हैं, सारे पावर अप्स जमा कर लिए हैं और अब टाइम है फाइनल बॉस को हराने का, जो है पब्लिशिंग। चलिए इस मिशन को पूरा करते हैं। तो इस मिशन के लिए जो हमारा पहला हथियार या कहूँ टूल है, वो है वेब होस्टिंग। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया दुकान बनाई, मतलब आपकी वेबसाइट, पर उस दुकान को रखने के लिए कोई जमीन, कोई जगह तो चाहिए ना। बस वेब होस्टिंग वही जगह है। और देखिए ये स्लाइड तो इसे और भी मजेदार तरीके से समझाती है। एक वेब होस्ट ना असल में आपसे यही कह रहा होता है। वो आपकी वेबसाइट की सारी फाइलों को अपने बहुत पावरफुल कंप्यूटर, जिसे सर्वर कहते हैं, उस पे रखता है और ये पक्का करता है कि वो हमेशा चालू रहे, 24/7 और एकदम सेफ रहे। अच्छा, अब हमारी दुकान के लिए जगह तो मिल गई, पर लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए एक पता भी तो चाहिए, है ना? बस यहीं पर काम आता है डोमेन नेम। ये आपकी वेबसाइट का एक यूनिक और आसानी से याद हो जाने वाला नाम है, जैसे mycoolwebsite.com। अब ये स्लाइड देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। डोमेन नेम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सोचिए, अगर ये नहीं होता तो लोगों को आपकी वेबसाइट पर आने के लिए एक ऐसा अजीब सा IP एड्रेस टाइप करना पड़ता। अब सच बताइए, 174.234.23.10, भला ये कौन याद रखने वाला है? तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं। डोमेन हो गया आपकी वेबसाइट का पता, होस्टिंग हो गया वो घर जहां वेबसाइट रहती है, और आपकी जो HTML, CSS फाइलें हैं, वो हैं उस घर के अंदर का सारा सामान। सिंपल। अब देखिए, होस्टिंग के भी ना अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई अभी शुरू कर रहा है तो शेयर्ड होस्टिंग सबसे बेस्ट है। ये एक हॉस्टल के कमरे जैसा है, सस्ता, और आपका काम चल जाएगा। फिर जैसे जैसे वेबसाइट पॉपुलर होती है, आप VPS या फिर डेडिकेटेड सर्वर पर अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो पारंपरिक तरीका है, मतलब जो पेड तरीका है, वो कुछ ऐसा दिखता है।
आप एक डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं, फिर उसके कंट्रोल पैनल में लॉगिन करते हैं, वहां public_html नाम का एक मैजिकल फोल्डर ढूंढते हैं और अपनी सारी फाइलें उसमें डाल देते हैं, बस। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक इससे भी आसान रास्ता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी सीख रहे हैं और पैसे नहीं खर्च करना चाहते। जी हाँ, एक सीक्रेट वेपन है। और वो सीक्रेट वेपन है फ्री होस्टिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आप अपनी वेबसाइट को दुनिया के सामने ला सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है। पहला तरीका है GitHub पेजेस। डेवलपर्स के बीच ये बहुत पॉपुलर है। ये एकदम फ्री है, फास्ट है, बस आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं और GitHub आपको आपकी लाइव वेबसाइट का एक URL बनाकर दे देगा। अच्छा, अगर GitHub थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो कोई बात नहीं, नेटलिफाई आपका नया बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। सच में, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बस अपनी वेबसाइट का फोल्डर लेना है, उसे ड्रैग करके इनकी वेबसाइट पर ड्रॉप कर देना है और बूम, आपकी साइट लाइव हो गई। और बस इसी के साथ फाइनल बॉस हार चुका है। बधाई हो, आपकी वेबसाइट अब सिर्फ आपके कंप्यूटर की कैद में नहीं है, ये इंटरनेट पर है, जिसे दुनिया में कोई भी देख सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, एडवेंचर तो अभी शुरू हुआ है। एक बार साइट लाइव हो जाए तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। मतलब उसे अपडेट रखना, बैकअप लेना, नई चीजें जोड़ते रहना। ये आपके सफर का अगला लेवल है। और इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी साइट को गूगल पर ढूंढ पाएं, है ना? इसी को कहते हैं SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यकीन मानिए, अच्छे टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट जैसी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपने ये कर दिखाया। अब आप सिर्फ HTML लिखना नहीं जानते, बल्कि आप एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर उसे दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, इसे सेलिब्रेट कीजिए। तो अब जब HTML की कहानी पूरी हो चुकी है, तो सवाल ये है कि आगे क्या? क्या आप CSS से अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाएंगे या फिर जावास्क्रिप्ट से उसमें जान डालेंगे? आपकी कोडिंग की असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। कभी अपनी पहली HTML वेबसाइट बनाई है और उसे देखकर सोचा है कि यार इसे थोड़ा और शानदार कैसे बनाया जाए? तो बस आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। CSS की दुनिया में स्वागत है, जहां हम बोरिंग से दिखने वाले पेजों को एक खूबसूरत डिजाइन में बदल देंगे। तो होता क्या है कि एक HTML वेबसाइट बन जाती है, उसमें कंटेंट भी बढ़िया होता है, लेकिन उसे देखते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है, भाई ये क्या बना दिया? ऐसा लग रहा है जैसे इसका डिजाइनर कोई 2005 से आया हो। काला टेक्स्ट, सफेद बैकग्राउंड, कोई स्टाइल नहीं, बिल्कुल सादा। अब जरा यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है सिर्फ HTML वाली वेबसाइट जो किसी पुराने बोरिंग डॉक्यूमेंट की तरह दिखती है, और दूसरी तरफ है HTML के साथ CSS वाली वेबसाइट जिसमें रंग है, स्टाइल है और जो देखने में मॉडर्न और आकर्षक लगती है। यही वो जादू है जो CSS करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कैसे CSS एक साधारण सी वेबसाइट को एक खास पहचान देता है। तो ये CSS है क्या आखिर? सबसे आसान तरीका है इसे वेबसाइट के कपड़े और मेकअप की तरह समझना। अगर HTML वेबसाइट का शरीर है, मतलब उसका ढांचा, तो CSS उसका फैशन है, उसके कपड़े, हेयर स्टाइल, रंग, सब कुछ। CSS ही है जो वेबसाइट को सुंदर और प्रेजेंटेबल बनाता है। और अगर ये तरीका समझ नहीं आया तो एक और मजेदार तरीका है। सोचिए, HTML आलू है तो CSS क्या है? मसाला। और जब दोनों मिल जाते हैं तो नतीजा होता है एक जबरदस्त आलू पराठा। मतलब CSS के बिना वेबसाइट बिल्कुल फीकी और बेस्वाद लगती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि CSS कितना जरूरी है, पर सवाल यह है कि इसे अपनी वेबसाइट में जोड़ा कैसे जाए। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। ये 3 तरीके हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। हर एक का अपना इस्तेमाल है और हम देखेंगे कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। अब देखिए, यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लिए हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक्सटर्नल CSS ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है।
हाँ, इनलाइन सीएसएस किसी एक छोटी सी चीज़ को बदलने के लिए ठीक है, पर इससे कोड बहुत मेसी मतलब गंदा हो जाता है। इंटरनल सीएसएस छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स या डेमो के लिए चल जाता है, लेकिन असली काम के लिए हमेशा एक अलग सीएसएस फाइल बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टाइल को कंटेंट से अलग रखता है, जिससे कोड को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में। चलिए अब इस मेकअप किट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर वो कौन-कौन से ज़रूरी टूल्स हैं जिनसे हम वेबसाइट को सजाते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक है कलर प्रॉपर्टी। नाम से ही पता चल रहा है, ये टेक्स्ट का रंग बदलती है। हम सीधे रेड जैसा नाम लिख सकते हैं या फिर #FF000 जैसा हेक्स कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस कंप्यूटर को बताने का एक फैंसी तरीका है कि हमें ठीक कौन सा वाला लाल रंग चाहिए। अगला है बैकग्राउंड कलर। ये किसी की एलिमेंट के पीछे का रंग बदलता है। मान लीजिए पूरे पेज का बैकग्राउंड बदलना है तो बस इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। इससे पेज को एक बिल्कुल नया लुक मिल जाता है। फिर आती है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। इससे टेक्स्ट को जितना चाहें छोटा या बड़ा किया जा सकता है। साइज बताने के लिए हम पिक्सल यानी px जैसी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब स्पेसिंग की बात करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मार्जिन किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर स्पेस बनाता है। इसे हम बाहरी गैप कह सकते हैं। ये एलिमेंट्स को एक दूसरे से चिपके रहने से रोकता है। और मार्जिन का ठीक उल्टा है पैडिंग। ये एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर स्पेस बनाता है। तो ये हुआ अंदर का गैप। ये कंटेंट को बॉर्डर से दूर रखता है, जिससे चीजें ज्यादा साफ सुथरी और पढ़ने में आसान लगती हैं। तो अब जब हमने मेकअप किट के सारे ज़रूरी टूल्स देख लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो क्या जादुई बदलाव आता है। यहां देखिए, स्क्रीन पर फर्क जमीन आसमान का है। बाईं तरफ है सिर्फ HTML वाला बेचारा दुखी पेज, और दाईं तरफ है CSS के साथ वही पेज जो अब रंगीन, स्टाइलिश और एकदम खुश लग रहा है। यही है CSS की असली ताकत। ये साधारण HTML को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस में बदल देता है। अब हम आते हैं CSS के सबसे ज़रूरी नियम पर। ये वो C है जो CSS के नाम में आता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर स्टाइल लागू कैसे होते हैं। इसे कहते हैं कैस्केड। और हाँ, CSS के नाम में जो C है ना, वो इसी के लिए है। नियम बहुत सीधा है। जब एक ही एलिमेंट पर एक से ज्यादा स्टाइल नियम लगाए जाते हैं, तो जो नियम कोड में सबसे आखिर में लिखा होता है वही जीतता है। जैसे इस उदाहरण में पैराग्राफ का रंग पहले लाल किया गया, फिर नीला। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है नीला, क्योंकि नीला रंग वाला नियम बाद में लिखा गया है, तो वो पहले वाले नियम को ओवरराइट कर देगा, मतलब उसे दबा देगा। बस जो आखिर में आया वही सिकंदर। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, मम्मी कहती हैं प्लेट धो लो, फिर पापा कहते हैं टीवी देखो, और फिर टीचर कहती हैं होमवर्क करो। तो आखिर में क्या किया जाता है? भाई, जो आखिरी ऑर्डर मिला वही। CSS भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि CSS क्या है और क्यों जरूरी है। स्टाइल जोड़ने के 3 तरीके देखे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर हमने कलर, बैकग्राउंड और स्पेसिंग जैसी बेसिक प्रॉपर्टीज को जाना, और सबसे जरूरी कैस्केड के नियम को समझा। और इन सब चीजों को समझने के बाद बहुत बहुत बधाई, कोई भी सीखने वाला अब आधिकारिक तौर पर एक CSS लेवल 1 डेवलपर बन गया है। ये वेबसाइट स्टाइलिंग की दुनिया में पहला और बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जब एक वेबसाइट को स्टाइल करना आ गया है, तो अगला और बड़ा सवाल ये है कि इसके अलग अलग हिस्सों को एक प्रोफेशनल लेआउट में कैसे व्यवस्थित किया जाए। ये स्टाइलिंग के सफर का अगला पड़ाव है। नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वेबसाइट के एलिमेंट्स अपनी ही मर्जी से नाच रहे हैं, एक इधर तो एक उधर, बिल्कुल एक सर्कस की तरह? आज हम इस सर्कस को एक डिसिप्लिन्ड ऑर्केस्ट्रा में बदलेंगे। चलिए CSS लेआउट की दुनिया में चलते हैं। हाँ, ये फीलिंग तो हम सब समझते हैं ना। वेबसाइट का ढांचा तो तैयार है, पर एलिमेंट्स हैं कि अपनी मनमानी पर उतारू हैं। ये स्लाइड बिल्कुल उसी फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है। पर अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए हमारे पास बड़े पावरफुल टूल्स हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, HTML वो वेबसाइट का शरीर है, मतलब हड्डियां और मांसपेशियां, लेकिन बिना किसी स्ट्रक्चर के ये बस एक बेढंगा ढेर है। और CSS लेआउट
वो है जिम ट्रेनर, जो इस शरीर को सही शेप देता है, इसे स्ट्रॉन्ग, अलाइंड और देखने में अच्छा बनाता है। तो सवाल ये है कि इस केओस को कंट्रोल करें तो करें कैसे? देखिए, शुरुआत होती है हर एलिमेंट के बेसिक नेचर को समझने से। आखिर वो पेज पर अपनी जगह लेते कैसे हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और इन सारे रूल्स के पीछे ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी का हाथ है, डिस्प्ले। इसे एक मास्टर स्विच की तरह समझ सकते हैं। यही तय करता है कि कोई एलिमेंट पेज के फ्लो में कैसे बिहेव करेगा, मतलब वो कितनी जगह घेरेगा और अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहेगा। ब्लॉक और इनलाइन, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि div या h1 थोड़े दबंग टाइप के होते हैं। वो पूरी की पूरी चौड़ाई घेर लेते हैं, एक दीवार की तरह, और किसी को भी अपनी लाइन में आने नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ इनलाइन एलिमेंट्स जैसे स्पैन या ए टैग, वो थोड़े मिलनसार हैं। वो बस उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत है और एक ही लाइन में दूसरों के साथ आराम से रह लेते हैं। अगर लेआउट को सही से समझना है तो बस एक सिंपल सा आइडिया दिमाग में रखना है। वेब पर हर चीज, सच में हर चीज, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या कोई बटन, वो असल में एक बॉक्स है। और हर बॉक्स की अपनी लेयर्स होती हैं जो बताती हैं कि वो कितनी जगह लेगा। तो इस बॉक्स के दिल में, बिल्कुल सेंटर में होता है हमारा कंटेंट, मतलब वो टेक्स्ट या वो इमेज जो हमें दिखाना है। अब इस कंटेंट के चारों तरफ एक कुशन होता है, एक ब्रीदिंग स्पेस। इसे हम कहते हैं पैडिंग। ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच की अंदर वाली जगह है। पैडिंग के ठीक बाहर आती है वो लाइन जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि बॉर्डर। ये हमारे बॉक्स की बाउंड्री है जो उसे एक शेप देती है। और आखिर में सबसे बाहरी लेयर है मार्जिन। ये वो बाहर वाली जगह है, एक तरह की इनविजिबल फोर्स जो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्सेस से दूर धकेलती है, मतलब पर्सनल स्पेस बनाती है। तो कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, ये चारों मिलकर बनाते हैं पावरफुल CSS बॉक्स मॉडल। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल से एलिमेंट्स के आसपास की स्पेस तो मैनेज हो जाती है, पर क्या हो अगर हमें किसी एलिमेंट को उसके नॉर्मल फ्लो से निकालकर बिल्कुल अपनी मर्जी से कहीं और रखना हो? है ना जरूरी सवाल। यही काम आता है पोजीशन प्रॉपर्टी। ये हमारे लेआउट का रिमोट कंट्रोल है, समझिए। बहुत सिंपल है। स्टैटिक तो डिफॉल्ट है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। रिलेटिव से हम एलिमेंट को उसकी ओरिजिनल जगह से थोड़ा बहुत खिसका सकते हैं बिना लेआउट बिगाड़े। एब्सोल्यूट उसे फ्लो से ही बाहर निकाल देता है, पॉपअप्स के लिए परफेक्ट। फिक्स्ड तो स्क्रीन से चिपक ही जाता है, जैसे कोई नैव बार, चाहे कितना भी स्क्रॉल कर लो। और स्टिकी, ये रिलेटिव और फिक्स का मिक्स है। पहले स्क्रॉल होता है, फिर एक जगह जाकर चिपक जाता है। और अब बात करते हैं मॉडर्न CSS के सबसे पावरफुल टूल की, फ्लेक्स बॉक्स। अगर लेआउट की सारी मुश्किलें थानोस है ना, तो फ्लेक्स बॉक्स हमारी अवेंजर्स टीम है। ये अलाइनमेंट और स्पेसिंग को एकदम बच्चों का खेल बना देता है। वेब डेवलपमेंट में एक लेजेंडरी सवाल है जो लगभग एक मजाक बन चुका है। वो ये कि किसी भी चीज को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मतलब दोनों तरफ से परफेक्टली सेंटर कैसे करें। सालों तक ये सिरदर्द हुआ करता था, पर अब नहीं। फ्लेक्स बॉक्स इस मुश्किल को सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में सॉल्व कर देता है। देखिए, पहला, उसके कंटेनर पर लगाओ डिस्प्ले फ्लेक्स। दूसरा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से वो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा। और तीसरा, अलाइन आइटम सेंटर से वर्टिकली। और हो गया, बस इतना ही। है ना कमाल का? तो अब हमारा लेआउट ऑर्गेनाइज तो हो गया है, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये एक बड़ी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर, दोनों पर उतना ही अच्छा दिखेगा? यहीं पर एंट्री होती है अडेप्टेबल या रिस्पॉन्सिव डिजाइन की। और इसका सल्यूशन है मीडिया क्वेरीज। इन्हें CSS के लिए अगर तो वाले रूल्स समझिए। हम CSS को कह सकते हैं, देखो, अगर स्क्रीन की चौड़ाई 600 पिक्सल से कम हो जाए तो ये वाले स्टाइल लगा देना। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का पूरा खेल इसी पर टिका है। जैसे मान लीजिए, एक बड़ी डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमारी मेन हेडिंग का साइज है 40 पिक्सल्स, बड़ा और साफ साफ दिखने वाला। लेकिन जैसे ही यही पेज एक मोबाइल पर खुलता है, हमारी मीडिया क्वेरी एक्टिव हो जाती है और वो फॉन्ट साइज को घटाकर मान लीजिए 25 पिक्सल्स कर देती है। इससे हेडिंग अभी भी रीडेबल है, पर स्क्रीन से बाहर भी नहीं जा रही। यही फ्लेक्सिबिलिटी है मीडिया क्वेरीज की।
तो अब हमारे पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं? एलिमेंट का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए डिस्प्ले, स्पेस मैनेज करने के लिए बॉक्स मॉडल, चीज़ों को ठीक जगह पर रखने के लिए पोजीशन, कुछ भी अलाइन करने के लिए हमारा हीरो फ्लेक्स बॉक्स, और किसी भी स्क्रीन पर अडैप्ट करने के लिए मीडिया क्वेरीज। इन टूल्स के साथ सच में किसी भी लेआउट को काबू में किया जा सकता है। बस इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने का मतलब है कि CSS स्किल्स अब नेक्स्ट लेवल पर हैं। अब जो वेबसाइट्स बनेंगी वो बिखरी हुई नहीं बल्कि प्रोफेशनल और वेल डिज़ाइन दिखेंगी। तो हमने एक खूबसूरत और सॉलिड स्टेज तैयार कर लिया है। लेआउट एकदम सेट है, पर सवाल यह है कि इस स्टेज पर एक्टर्स क्या करेंगे? मतलब इंटरैक्टिविटी कहाँ से आएगी, एक्शन कहाँ से आएगा? और यही सवाल हमें ले जाता है वेब डेवलपमेंट की अगली और भी एक्साइटिंग दुनिया की तरफ, जावास्क्रिप्ट। नमस्कार। कभी सोचा है कि वेबसाइट्स पर बटन क्लिक करते ही चीजें कैसे बदल जाती हैं, या फॉर्म भरते ही जादू कैसे हो जाता है? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जावास्क्रिप्ट की दुनिया में उतरते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? आप एक वेबसाइट खोलते हैं, दिखने में तो एकदम कमाल की है, पर उस पर कुछ हो ही नहीं रहा। बटन पर क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं। फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं। वो बस एक सुंदर सी तस्वीर जैसी लगती है जिसमें कोई जान ही नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, HTML ने क्या किया? उसने वेबसाइट का ढांचा बना दिया, मतलब एक कंकाल तैयार कर दिया। फिर आई CSS, जिसने उसे सुंदर कपड़े पहना दिए, मेकअप कर दिया, एकदम सजा दिया। लेकिन इस सजे धजे कंकाल में अब भी एक बहुत जरूरी चीज गायब है। तो सवाल यही उठता है कि इस सुंदर सजी धजी पर एक तरह से बेहोश पड़ी वेबसाइट में जान कैसे फूंकी जाए? इसे सोचने समझने और काम करने लायक कैसे बनाया जाए? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ही वो चीज़ है जो वेबसाइट को दिमाग देती है, उसे जिंदा करती है, यही उसमें एक्शन और लॉजिक डालती है। तो ये दिमाग आखिर करता क्या है? जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को बहुत सारी शक्तियां देता है। जैसे आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो वो उस पर रिएक्ट कर सकती है, वो पॉपअप दिखा सकती है, पेज पर लिखे टेक्स्ट को बदल सकती है, यहाँ तक कि कैलकुलेशंस भी कर सकती है। सच कहें तो वेबसाइट पर होने वाले सारे एक्शन को यही दिमाग कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट का ब्रेन है। तो चलिए अब इस ब्रेन के अंदर झांक कर देखते हैं और उन बेसिक टूल्स को समझते हैं जो एक डेवलपर इस्तेमाल करता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि इन्फॉर्मेशन या डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में किसी भी जानकारी को रखने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सुनने में भारी शब्द लग सकता है, पर इसे बस एक डब्बे की तरह समझिए। एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम कोई भी चीज़, कोई भी डेटा रख सकते हैं। अब ये डब्बे भी ना मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है लेट। ये वो डब्बा है जिसके अंदर रखी चीज को आप बाद में बदल सकते हैं। दूसरा है कॉन्स्ट, मतलब कांस्टेंट यानी स्थिर। ये एक ऐसा डब्बा है कि इसमें एक बार जो रख दिया वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की माँ का नाम। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि इन डब्बों में किस किस तरह का डेटा रख सकते हैं। इन्हें कहते हैं डेटा टाइप्स। पहला और सबसे सीधा है नंबर। नाम से ही पता चल रहा है इसमें कोई भी संख्या जैसे किसी के मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रिंग। इसका सीधा मतलब है कोई भी टेक्स्ट, जैसे किसी का नाम या कोई मैसेज। इसे पहचानने का आसान तरीका ये है कि ये हमेशा कोट्स के अंदर लिखा होता है। फिर आता है बुलियन। ये बहुत सिंपल है। इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है, यानी सही या गलत। प्रोग्रामिंग में हम इसे ट्रू या फॉल्स कहते हैं, बस। अगला है अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि हमने डब्बा तो बना लिया, उसे नाम भी दे दिया, पर उसके अंदर अभी तक कुछ रखा नहीं है, वो खाली है, क्योंकि हमने उसे कोई वैल्यू नहीं दी। और इससे मिलता जुलता है नल। नल का मतलब भी कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमने जानबूझकर डब्बे को खाली रखा है। ये एक तरह से बताने का तरीका है कि यहाँ कुछ भी नहीं है और इट्स इंटेंशनल। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। इसे एक बड़े डब्बे की तरह सोचिए, जिसके अंदर कई छोटे छोटे लेबल वाले डब्बे होते हैं। इसमें हम एक साथ कई जुड़ी हुई जानकारियां रख सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, सब एक ही जगह पर।
और आखिर में है अरे। अरे मतलब सिंपल भाषा में एक लिस्ट। इसे एक शॉपिंग बैग की तरह सोचिए, जिसमें हम एक जैसी कई चीजें एक साथ रख सकते हैं, जैसे सेब, केले, संतरे, सब एक ही लिस्ट में। फैंटास्टिक। तो अब हम डेटा को स्टोर करना सीख गए हैं। अब देखते हैं कि इस डेटा का इस्तेमाल करके असली जादू कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी पावर की, यानी वेबसाइट को सीधे सीधे कंट्रोल करने की पावर। इस पावर को कहते हैं डॉम, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है ये बहुत आसान भाषा में ये जावास्क्रिप्ट के लिए वेबसाइट का एक रिमोट कंट्रोल है। जैसे आप टीवी का चैनल बदलते हैं ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट इसी रिमोट का इस्तेमाल करके HTML के किसी भी हिस्से को चुन सकता है और उसे बदल सकता है। तो ये रिमोट काम कैसे करता है? इसके 2 आसान से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है HTML के उस हिस्से को चुनना या सेलेक्ट करना जिसे हम बदलना चाहते हैं। हर हिस्से को एक खास नाम यानी एक ID दी जा सकती है, और हम जावास्क्रिप्ट को बताते हैं कि इस ID वाले हिस्से को पकड़ो। और जैसे ही हमने उस हिस्से को चुन लिया, दूसरा स्टेप है उसे बदलना। जैसे इस एग्जाम्पल में हम उसके अंदर लिखे टेक्स्ट को अपनी मर्जी के नए टेक्स्ट से बदल रहे हैं। इट्स दैट सिंपल। चुनो और बदलो। चलिए, थियोरी बहुत हो गई। अब टाइम है जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक्शन में देखने का। रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम अपना पहला जावास्क्रिप्ट का जादू करने जा रहे हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड में हमारा HTML कोड है। इसमें एक बॉक्स है जिसकी ID है बॉक्स और एक बटन है। राइट साइड में हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है। हमने HTML में बटन को बताया है कि हे बटन, जब भी कोई तुम पर क्लिक करे तो चेंज कलर नाम का फंक्शन चला देना। और वो फंक्शन क्या करता है? वो बॉक्स ID वाले हिस्से को ढूंढता है और उसका बैकग्राउंड रंग बदलकर नीला कर देता है। और नतीजा? जैसे ही बटन पर क्लिक किया जाएगा, बूम, बॉक्स का रंग तुरंत नीला हो जाता है ना कमाल? यही है जावास्क्रिप्ट का जादू। देखने में सिंपल, लेकिन असल में बहुत पावरफुल। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, वेबसाइट का दिमाग जो उसे जान देता है। हमने वेरिएबल्स और अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में जाना। हमने डॉम यानी वेबसाइट के रिमोट कंट्रोल को समझा, और सबसे ज़रूरी, हमने इन सबको मिलाकर अपना पहला इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट भी पूरा किया। तो इस सारी जानकारी के बाद बधाई हो, आप आधिकारिक तौर पर एक जावास्क्रिप्ट लेवल 1 डेवलपर बन गए हैं। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन अब आपके पास वेबसाइट्स में जान फूंकने की शक्ति है। तो मेरा सवाल ये है, इस नई शक्ति के साथ आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? कभी सोचा है कि वेबसाइट्स हमारा नाम, हमारी पसंद या हमारे शॉपिंग कार्ट में रखी चीज़ों को आखिर कैसे याद रखती हैं? इसका जो राज है ना, वो छिपा है कुछ बहुत ही बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स में। तो चलिए आज इसी राज पर से पर्दा उठाते हैं और जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल नींव को समझते हैं। पता है, ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही साधारण से बक्से से। जरा सोचिए, प्रोग्रामिंग में किसी भी जानकारी को स्टोर करने के लिए ना हम छोटे छोटे कंटेनर या कह लीजिए डब्बे बनाते हैं। और सच मानिए, यही वो कॉन्सेप्ट है जो हर चीज की नींव है। तो चलिए अब इन कंटेनरों को इनका एक ऑफिशियल नाम दे देते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। ये हमारी जानकारी के लिए बनाए गए, समझिए, खास डेटा बॉक्स है। तो आखिर ये वेरिएबल है क्या? अरे बहुत आसान है। ये बस एक डब्बा है जिसमें हम डेटा रखते हैं। जैसे हम अलमारी में अपना सामान रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम वेरिएबल्स में जानकारी स्टोर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये डब्बा बनाते कैसे हैं? जावास्क्रिप्ट हमें इसके लिए 3 तरीके देता है। पहला है var, ये पुराना तरीका है, अब उतना इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा है let, जो कि मॉडर्न तरीका है, और इसकी खास बात यह है कि इसकी वैल्यू बाद में बदली जा सकती है। और तीसरा है const, जिसका इस्तेमाल उन वैल्यूज़ के लिए होता है जिन्हें हम चाहते हैं कि वो कभी ना बदलें। अच्छा, यहाँ लेट और कॉन्स्ट के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। लेट से बने डब्बे में हम बाद में कोई दूसरी चीज रख सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है। लेकिन कॉन्स्ट से बना डब्बा, समझिए, एक बार सेट हो गया तो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमने डब्बे बनाना तो सीख लिया, पर इन डब्बों के अंदर हम रख क्या क्या सकते हैं? चलिए अब जरा अलग अलग तरह के डेटा के बारे में जानते हैं जिन्हें हम इन वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा को मोटे तौर पर 2 तरह से बांटा गया है।
पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। जब भी कोई टेक्स्ट, जैसे किसी का नाम या कोई मैसेज स्टोर करना हो, तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए, हमने नेम नाम के डब्बे में आयरन मैन को स्टोर किया है। अगला है नंबर। किसी भी तरह की संख्या, चाहे वो पूरी हो जैसे 10 या दशमलव वाली जैसे 10.5, उसे स्टोर करने के लिए हम नंबर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी का स्कोर हो गया या किसी चीज की कीमत। फिर आता है बुलियन। ये तो बहुत ही सीधा साधा है। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ये बिल्कुल हाँ या ना वाले सवालों के जवाब देने जैसा है। क्या स्टूडेंट पास हुआ? हाँ तो ट्रू। इनके अलावा कुछ और जरूरी डेटा टाइप्स भी हैं, जैसे अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि डब्बा तो बन गया है, पर अभी उसमें कुछ रखा नहीं है। नल का मतलब है कि डब्बे को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है। फिर है एरे। ये एक ऐसा डब्बा है जिसमें हम चीजों की एक पूरी लिस्ट रख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट एक ऐसा डब्बा है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ी कई जानकारियां एक साथ रख सकते हैं। तो अब हमारे पास डब्बे भी हैं और उनमें सामान भी है। अब सवाल यह है कि हम इन डब्बों के साथ कर क्या सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है ऑपरेटर्स की। ये वो टूल्स हैं जिनसे हम अपने डेटा पर अलग अलग एक्शन या ऑपरेशंस करते हैं। सबसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरे ये तो वही हैं जो हम स्कूल में सीखते थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हाँ, एक खास ऑपरेटर है परसेंट यानी मॉड्यूलस, जो हमें बताता है कि भाग करने के बाद बचा कितना, मतलब शेषफल। फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनका काम सीधा सा है, 2 डब्बों की वैल्यू को कंपेयर करना। क्या वो बराबर हैं? क्या एक दूसरे से बड़ा है या छोटा है? ये ऑपरेटर्स हमें जवाब देते हैं ट्रू या फॉल्स में। यहां एक बहुत ही जरूरी बात है। डबल इक्वल्स यानी डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स यानी ट्रिपल इक्वल्स टू में एक बड़ा अंतर है। देखिए, डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक करता है, इसलिए उसके लिए नंबर 5 और टेक्स्ट 5 एक ही बात है। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स, जिसे स्ट्रिक्ट इक्वल्स कहते हैं, वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है, इसलिए उसके लिए ये दोनों बराबर नहीं हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, इसे हमेशा याद रखना है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसे एक साथ लाकर देखते हैं कि कैसे हम अपने कोड को और भी ज्यादा क्लीन और स्मार्ट बना सकते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। ये टेक्स्ट और वेरिएबल्स को जोड़ने का एक मॉडर्न और बहुत ही शानदार तरीका है। ध्यान से देखिए कि कैसे नेम वेरिएबल को सीधे एक वाक्य में ही डाल दिया गया है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये जादू है क्या। इसे कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। इसमें हम नॉर्मल कोट्स की जगह बैकटिक्स यानी डबल कोट्स की जगह बैकटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस की मदद से किसी भी वेरिएबल को सीधे स्ट्रिंग के अंदर ही डाल सकते हैं। इससे कोड पढ़ना और लिखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। तो आइए फटाफट से सब कुछ एक बार दोहरा लेते हैं। वेरिएबल्स हमारे डेटा बॉक्स हैं जिन्हें हम वार, लेट और कॉन्ट से बनाते हैं। डेटा टाइप्स इन बॉक्स के अंदर का सामान है, जैसे स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। ऑपरेटर्स वो एक्शन है जो हम डेटा पर करते हैं। और टेम्पलेट लिटरल टेक्स्ट और वेरिएबल्स को मिलाने का एक बेहतरीन मॉडर्न तरीका है। तो अब जब ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ आ गए हैं, तो इस सीखने के सफर में अगला कदम क्या होगा? क्या हम जावास्क्रिप्ट में और गहराई में उतरें और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सीखें, या फिर सीएसएस की दुनिया में वापस जाकर बॉक्स मॉडल को समझें? चलिए देखते हैं हमारा अगला पड़ाव कहाँ होता है। नमस्कार। अच्छा, अगर हम ये कहें कि HTML एक वेब पेज का ढांचा है, उसका कंकाल, और CSS है उसकी स्किन, उसके कपड़े, तो फिर जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट है उसका दिमाग। जी हाँ, आज हम वेब डेवलपमेंट की इसी सबसे जरूरी और आखिरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में उतरेंगे, समझेंगे कि यह सोचता कैसे है, और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, इसे एक छोटे से प्रोजेक्ट में असल में काम करते हुए भी देखेंगे। तो चलिए वेब में जान डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब के दिमाग की। देखिए, एक वेब पेज को सिर्फ ढांचे और स्टाइल से कुछ ज्यादा चाहिए होता है। उसे सोचने और काम करने के लिए एक दिमाग की जरूरत होती है, और वो दिमाग वही तो जावास्क्रिप्ट है। जरा इस एनालॉजी को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। HTML ढांचा है, CSS उसे सजाता संवारता है, पर जावास्क्रिप्ट वो चिंगारी है जो इस पूरे स्ट्रक्चर में जान डालती है। जरा सोचिए, बिना दिमाग के एक शरीर कैसा होगा?
बस एक वेब पेज भी बिना जावास्क्रिप्ट के वैसा ही होता है, एक सुंदर लेकिन बेजान सा दस्तावेज। तो सवाल ये है कि ये दिमाग आखिर सोचता कैसे है? असल में इसका पूरा लॉजिक दो बहुत ही बुनियादी चीजों पर टिका है। एक तो फैसले लेना और दूसरा एक ही काम को बार बार दोहराते रहना। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले बात करते हैं फैसले लेने की, जिसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कोड को अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग काम करने की ताकत देता है। ये एक सवाल पूछता है और जवाब हाँ या ना में होने पर अलग अलग रास्ते पर चल पड़ता है। चलिए इसको एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। मार्क्स। जरा इस कोड को देखिए, ये हमारे मार्क्स चेक कर रहा है। अगर मार्क्स 90 से ज्यादा हैं तो वाह, आईफोन मिलेगा। लेकिन अगर 90 से ज्यादा नहीं पर 70 से ज्यादा हैं तो चलो चॉकलेट से ही काम चलाना पड़ेगा। और अगर वो भी नहीं तो खैर आगे क्या होगा वो तो दिख ही रहा है। यही तो कमाल है इफ, एल्स इफ और एल्स का। ये कोड को सिखाते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो देखिए कंप्यूटर असल में सोचता कैसे है। पहली जांच, क्या 85 90 से बड़ा है? जवाब मिला नहीं तो ये आगे बढ़ गया। दूसरी जांच, क्या 85 70 से बड़ा है? जवाब मिला हाँ, बस इससे अपना जवाब मिल गया। अब ये तुरंत उस शर्त से जुड़ा कोड चला देगा और नतीजा सामने होगा। गुड जॉब, हैव अ चॉकलेट। अब आते हैं लॉजिक के दूसरे हिस्से पर, यानी लूप्स। लूप्स का सीधा सा काम है किसी काम को बार बार दोहराना। ये हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की मेहनत से बचाता है और हमारे काम को ऑटोमेटिक बना देता है। ये एक फॉर लूप है जो बहुत कॉमन है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, शुरू कहाँ से करना है, यानी i = 1 से। दूसरा, रुकना कहाँ है, जब तक i 5 के बराबर या उससे कम है। और तीसरा, हर बार आगे कैसे बढ़ना है, यानी i में 1 जोड़ते जाना है। तो ये लूप हेलो शब्द को 5 बार प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो हमने फैसले लेना और दोहराना सीख लिया। अब बात करते हैं कोड को और बेहतर तरीके से लिखने की, मतलब स्मार्ट तरीके से काम करने की। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस का। फंक्शन को ना आप कोड की एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। हम निर्देशों का एक सेट बना लेते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं और फिर जब भी उस काम को करने की जरूरत पड़ती है तो पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता, बस उस रेसिपी का नाम पुकार लो और काम हो गया। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि फंक्शंस को हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। यहां देखिए a और b पैरामीटर्स हैं, यानी इनपुट। हम इस ऐड फंक्शन को कोई भी 2 नंबर दे सकते हैं और ये हमेशा उनका जोड़ ही हमें देगा। ये कोड को बार बार इस्तेमाल करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और अब आता है वो मोड़ जहां असली जादू होता है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उससे हम HTML की दुनिया से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक वेब पेज को सच में जिंदा यानी इंटरैक्टिव बनाया जाता है। ये जादू होता है डॉम मैनिपुलेशन से। अब ये डॉम क्या है? इससे वेब पेज का एक फैमिली ट्री समझिए, जहां हर हेडिंग, हर तस्वीर, हर बटन एक सदस्य है। जावास्क्रिप्ट के पास इस पूरे ट्री को बदलने की ताकत है। ये किसी भी सदस्य को ढूंढ सकता है, उसका रंग रूप बदल सकता है या चाहे तो नए सदस्य भी जोड़ सकता है। और ये सब हमारी आंखों के सामने होता है। इसकी शुरुआत HTML से होती है। हमारे पास एक बटन है, इस पर लगे ऑन क्लिक पर ध्यान दीजिए। ये ब्राउज़र को बता रहा है कि भाई सुनो, जब भी इस बटन पर क्लिक हो तो चेंज टेक्स्ट नाम का एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन चला देना। और ये रहा वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो इंतजार कर रहा है। जैसे ही बटन पर क्लिक होता है, ब्राउज़र इस फंक्शन को ढूंढता है और इसके अंदर लिखे निर्देशों को एक एक करके चला देता है। यही है HTML और जावास्क्रिप्ट के बीच का कनेक्शन। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, फंक्शंस, इवेंट्स और डॉम मैनिपुलेशन, एक साथ मिलाकर एक छोटे से प्रोजेक्ट में देखते हैं, ताकि हमें साफ साफ दिखे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का लक्ष्य बहुत सिंपल है। स्क्रीन पर एक बॉक्स है। जब हम एक बटन पर क्लिक करेंगे तो उस बॉक्स का बैकग्राउंड रंग बदलकर नीला हो जाना चाहिए। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार बदलाव है। और ये रहा वो कोड जो ये जादू करेगा। जब फंक्शन चलता है तो पहली लाइन बॉक्स आईडी वाले एलिमेंट को ढूंढती है और दूसरी लाइन उस बॉक्स के स्टाइल में जाकर उसके बैकग्राउंड को ब्लू पर सेट कर देती है। बस इतना ही है ना कमाल। अब जब हमने जावास्क्रिप्ट के दिमाग को काम करते देख लिया है, तो चलिए एक बार जल्दी से फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की इन 3 मुख्य टेक्नोलॉजीज को दोहरा लेते हैं जो हमारी बुनियाद हैं। सबसे पहले HTML, हमारी मजबूत नींव।
यही तय करता है कि पेज पर कंटेंट क्या होगा और कैसे सजेगा, कहाँ हेडिंग, कहाँ तस्वीर और कहाँ यूजर से जानकारी लेने के लिए फॉर्म होगा। ये हर चीज को उसकी सही जगह देता है। फिर आता है CSS, हमारा डिजाइनर। ये उस सादे से ढांचे में रंग भरता है, उसे खूबसूरत बनाता है। फॉन्ट कैसा होगा, लेआउट कैसा दिखेगा और छोटे बड़े हर स्क्रीन पर वेबसाइट कैसी लगेगी, ये सब CSS की ही जिम्मेदारी है। और आखिर में है हमारा हीरो, जावास्क्रिप्ट, वेब का दिमाग। यही वो असली शक्ति है जो वेबसाइट को सोचने और एक्शन लेने की क्षमता देती है। जब किसी बटन पर क्लिक होता है तो यही जावास्क्रिप्ट है जो उस क्लिक पर रिएक्ट करता है और पेज को जिंदा कर देता है। तो अब देखिए, वेब का कंकाल, उसकी त्वचा और उसका दिमाग, तीनों को बनाने के औजार अब हमारे पास हैं। इनसे सच में कुछ भी बनाया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या बन सकता है, सवाल तो ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाए।